बीजिंग की धुंधली और उदास दोपहर में 4.2 मीटर लंबे ट्रक का इंजन घरघरा रहा है, जिसके भीतर जियांग ताओ गहरी चिंता में डूबा है। ट्रक के डैशबोर्ड पर बिखरे पुराने रसीदों और बिलों के बीच जियांग ताओ अपने फोन पर ऑनलाइन लोन की ब्याज दरें गिन रहा है। उसकी उंगलियां तनाव से कांप रही हैं। अचानक आसमान से बिजली की फुर्ती के साथ एक काला टेढ़ा-मेढ़ा पत्थर आग के गोले की तरह नीचे की ओर झपट्टा मारता है। कड़कड़ाहट। एक भयावह आवाज के साथ वह पत्थर ट्रक के मजबूत विंडशील्ड को किसी नाजुक खिलौने की तरह चकनाचूर कर देता है। शीशे के हजारों टुकड़े जियांग ताओ के चेहरे के सामने एक घातक फव्वारे की तरह उड़ते हैं और डैशबोर्ड पर रखे कागजों पर बिखर जाते हैं। मौत को इतने करीब से देखकर जियांग ताओ की सांसें गले में अटक जाती हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दिल सीने को चीर देने वाली रफ्तार से धड़कने लगता है। खामोशी छाने पर वह कांपते हाथों से अपनी छाती छूता है और उस भारी पत्थर को देखता है जो अब उसके डैशबोर्ड के मलबे के बीच गर्व से जमा बैठा है। यह क्या बकवास है? जियांग ताओ के मुंह से एक दबी हुई चीख निकलती है। उसका दिमाग सुन्न है और गुस्सा धीरे धीरे उसके रगों में दौड़ने लगता है। वह झटके से ट्रक का दरवाजा खोलता है। लोहे के टकराने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है और वह शिकारी की तरह इधर उधर अपराधी को खोजने लगता है। चारों ओर वीरान सड़क है। 50 मीटर के दायरे में सन्नाटा पसरा है, जैसे पूरी दुनिया उसे अकेला छोड़कर गायब हो गई हो। वह सिर उठाकर बीजिंग के भारी स्लेटी बादलों को देखता है, जहां से अभी अभी उसकी किस्मत पर यह पत्थर बरसा था। जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वह कड़वाहट से थूकता है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू उमड़ने लगते हैं। टूटे हुए शीशे की दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई हैं, जो उसे याद दिलाती हैं कि उसकी मेहनत की कमाई के 500 युआन एक पल में राख हो गए। नया साल आने में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, लेकिन जियांग ताओ के लिए यह खुशियां नहीं, बल्कि कर्जदारों का एक खौफनाक सैलाब लेकर आ रहा है। वह अपने दिमाग में उन 80,000 युआन के कर्ज का हिसाब लगाने लगता है, जो किसी पहाड़ की तरह उसके कंधों को कुचल रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी, सजावट का सामान, घर की हीटिंग प्रणाली, हर कर्ज एक जलते हुए जख्म की तरह उसके जहन को कुरेद रहा है। उसे अपनी पत्नी जूली के सपने याद आते हैं, जो जुलाई की उस काली रात को उसके पैर फिसलने के साथ ही टूटकर बिखर गए थे। अस्पताल के सफेद गलियारे, ऑपरेशन की कड़वी महक और अपनी नन्ही बेटी जियांग जुए की बीमारी में बीते वे 15 दिन उसकी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वह वापस ट्रक के केबिन में बैठता है और उस पत्थर को गौर से देखता है। अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। क्या यह कोई उल्कापिंड है? अगर यह सच में अंतरिक्ष से आया पत्थर है, तो इसकी कीमत लाखों नहीं, करोड़ों में हो सकती है। उसकी आंखों में लालच और उम्मीद की एक नई चमक उभरती है। वह अपनी हथेलियां जोड़कर अदृश्य पूर्वजों से प्रार्थना करता है, हे भगवान, बस एक बार मुझे इस नर्क से निकाल दो। जैसे ही उसकी उंगलियां उस खुरदरी चट्टान को छूती हैं, एक नीला विद्युत प्रवाह चिर्रर की आवाज के साथ उसके पूरे शरीर को झकझोर देता है। पत्थर पलक झपकते ही हवा में ओझल हो जाता है और ट्रक के केबिन की हवा पानी की लहरों की तरह हिलने लगती है। एक गहरे नीले रंग का पारभासी डिजिटल पैनल जियांग ताओ की आंखों के सामने तैरने लगता है, जिस पर चमकीले शब्द अंकित हैं। क्या आप दैनिक खुफिया प्रणाली डेली इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहेंगे? जियांग ताओ अपनी पलकें झपकाता है। उसे लगता है कि शायद भूख या तनाव के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा है, लेकिन वह पैनल टस से मस नहीं होता। स्क्रीन पर उल्टी गिनती शुरू होती है। 10, 9, 8। जियांग ताओ बिना सोचे समझे चिल्लाता है, जुड़ जाओ, अभी के अभी जुड़ जाओ। एक लोडिंग बार उसकी आंखों के सामने तेजी से भरने लगता है, जैसे उसकी पुरानी जिंदगी का अंत और एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। बाइंडे सफल। स्तर 1, प्रतिदिन एक गुप्त सूचना अनलॉक की जाएगी। स्क्रीन पर आज की सूचना उभरती है। रेड स्टार फर्नीचर मार्केट के पश्चिमी गेट के तीसरे कचरे के डिब्बे में एक आइस्ड टी की बोतल का ढक्कन है। उस ढक्कन को स्कैन करने पर आप एक आईफोन 15 जीत सकते हैं। सूचना पढ़कर जियांग ताओ के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी का मिश्रण उभरता है। वह अपनी फटी हुई जेब को देखता है, जिसमें 5,000 युआन से भी कम बचे हैं, और फिर उस चमकीले पैनल की ओर जो उसे अमीर बनाने का दावा कर रहा है। क्या यह कोई ईश्वरीय मजाक है या उसकी बर्बादी के ताबूत में आखिरी की
जियांग ताओ का दिल जोर से धड़कता है। वह ट्रक स्टार्ट करता है। इंजन की दहाड़ के साथ वह कचरे के डिब्बे की ओर बढ़ने का फैसला करता है। उसकी आंखों में अब एक शिकारी का जुनून है। हवा का रुख बदल चुका है। ट्रक के टूटे शीशे से आने वाली ठंडी हवा अब उसे डरा नहीं रही, बल्कि चुनौती दे रही है। होंग, क्या तुम सच में मेरी किस्मत बदलने वाले हो? वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ एक्सीलरेटर पर पैर दबा देता है। ठिठुरती शाम के धुंधलके में जियांग ताओ की निगाहें कचरे के ढेर के पास पड़ी उस चमकती हुई बोतल के ढक्कन पर टिक गईं, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। अस्तित्व पर यकीन करना ही बेहतर है, उसने बुदबुदाते हुए अपनी मुट्ठी भींची। आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच का मिश्रण साफ झलक रहा था। गाड़ी का दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और जियांग ताओ के कदम डगमगाते हुए पश्चिम गेट के उन बदबूदार कचरे के डिब्बों की ओर बढ़ने लगे, जहां किस्मत छिपी थी। तभी दूर से उसे एक पुरानी मिलिट्री कोट पहने बूढ़ा शख्स दिखाई दिया, जो झुककर कचरे को खंगाल रहा था। जियांग ताओ का दिल जोर से धड़का। डर था कि कहीं अफसर छिन न जाए। उसने अपनी चाल तेज कर दी। जूतों के नीचे कुचले जा रहे सूखे पत्तों और प्लास्टिक की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी, जबकि बूढ़े के पास कबाड़ का अंबार लगा था। बूढ़े आदमी ने आहट पाकर अपनी हरकतें रोकीं और अपनी धुंधली, सतर्क आंखों से जियांग ताओ को ऐसे देखा जैसे कोई अपना इलाका बचा रहा हो। अरे बाबा, घबराओ मत, मैं आपका काम छीनने नहीं आया। जियांग ताओ ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे दोस्ती के पैगाम की तरह बढ़ाया। सिगरेट के धुएं के साथ बूढ़े के चेहरे की झुर्रियां कुछ नरम पड़ीं और उसने सावधानी का चोला उतारकर जियांग ताओ को कूड़ेदान की ओर बढ़ने का मूक रास्ता दे दिया। मैं तो बस अपनी पानी की बोतल ढूंढ रहा हूं जो गलती से फेंक दी थी। जियांग ताओ ने लापरवाही का ढोंग किया, पर उसका मन तीसरे हरे कूड़ेदान पर केंद्रित था। बाएं से तीसरे कूड़ेदान के पास खड़े होकर उसने एक लंबी सांस ली, फेफड़ों में ठंडी हवा भरी और अपने नंगे हाथों को उस धूल और मलबे के ढेर में डाल दिया। गनीमत थी कि वहां सड़ांध कम थी, सिर्फ गत्ते के टुकड़े और लोहे के कैनों की खड़खड़ाहट थी जो जियांग ताओ की बढ़ती धड़कनों के साथ ताल मिला रही थी। अगले 8 मिनट तक वह पागलों की तरह कचरा पलटता रहा और जो भी कीमती कबाड़ मिलता उसे चुपचाप बूढ़े के पैरों के पास खिसका देता ताकि उसकी वफादारी बनी रहे। अचानक उसकी उंगलियों को प्लास्टिक का एक सख्त किनारा महसूस हुआ। आइस टी की एक बोतल, फिर दूसरी और फिर 1 लीटर वाली बड़ी बोतल उसके हाथ लगी। उसने कांपते हाथों से तीनों ढक्कन मरोड़कर खोले और उन्हें अपनी जेब की गहराई में छुपा लिया, जबकि खाली बोतलें उसने उस बूढ़े की ओर उपकार के भाव से बढ़ा दीं। अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए उसने 10 मिनट और लगाए, यहाँ तक कि उसे एक लावारिस स्टील की बोतल भी मिल गई, जिसे उसने अपनी कहानी सच करने के लिए उठा लिया। मिल गई। अपना ध्यान रखना बाबा, भगवान तुम्हारी किस्मत चमकाए। जियांग ताओ ने एक बनावटी जीत की खुशी के साथ विदा ली और तेज कदमों से अपनी कार की ओर भागा। तभी उसकी कार के पास वांग लियानमिंग खड़ा मिला, जो टूटे हुए शीशे को देखकर हैरत में था। जियांग ताओ ने तुरंत एक पत्थर लगने का झूठा बहाना गढ़ दिया। इस साल तुम्हारी किस्मत ही खराब चल रही है, वांग ने सांत्वना दी, पर जियांग के अंदर तो सिस्टम की मिली जानकारी का तूफान मच रहा था जो वह किसी से नहीं कह सकता था। आसमान से साल की पहली बर्फ की सफेद पंखुड़ियां गिरने लगीं। वांग ने अपनी ट्रक स्टार्ट की और जाते जाते कहा, बुरा वक्त खत्म होने वाला है भाई, शायद किस्मत पलटने वाली है। ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा, एक टूटा हुआ शीशा और बदले में एक ईश्वरीय सिस्टम। यह सौदा उसके लिए घाटे का नहीं था। शाम के 5:30 बज रहे थे। बाजार में अंधेरा उतरने लगा था और जियांग ताओ अपनी पुरानी कार को बर्फ से ढकी सड़कों पर शियाओशान्हे गांव की ओर दौड़ाने लगा। 20 मिनट के सफर के बाद जब वह गांव पहुंचा तो दुनिया सफेद चादर में लिपट चुकी थी और जूतों की चरचर आवाज उसके दिल के उत्साह को बढ़ा रही थी। गली के रेहड़ी वालों से राम राम करते हुए उसने उत्सव की तैयारी शुरू की। सुअर का मांस, ठंडी डिश, सिगरेट के पैकेट और शराब की एक बोतल उसके थैले में आ गई। अपने तंग और अंधेरे 10 वर्ग मीटर के कमरे 205 फीट में दाखिल होते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और उन 3 जादुई ढक्कनों को मेज पर सजा दिया। उसने साबुन से अपने हाथ और उन ढक्कनों को ऐसे साफ किया जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हो। उसका चेहरा पसीने और उम्मीद से भीगा हुआ था। पहला ढक्कन स्कैन किया, खाली। दूसरा एक मामूली वाउचर। जियांग ताओ का गला सूखने लगा। हे भगवान, सब कुछ दांव पर है, प्लीज खाली मत जाने देना।
कांपते हाथों से मोबाइल का कैमरा आखिरी ढक्कन के क्यूआर कोड पर टिकाया और एक तीखी बीप के साथ स्क्रीन पर चमक उठा। बधाई हो, आपने आईफोन 15 जीता है। दृश्य की शुरुआत एक तंग मध्यम रोशनी वाले कमरे से होती है। जियांग ताओ, एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति, पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठे लैपटॉप की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए है। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, जिसमें अविश्वास और एक उभरती हुई खुशी का मिश्रण साफ झलक रहा है। कमरे में केवल पंखे की हल्की आवाज और बाहर की दूर की गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा है। उसके हाथ की उंगलियां माउस पर ठिठकी हुई हैं। उसने अभी अभी अपनी सारी जानकारी और डिलीवरी का पता भर दिया है। एक बार फिर से सबमिट बटन दबाने से पहले सारी डिटेल्स को ध्यान से देख रहा है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सचमुच आईफोन जीत लिया है। स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशन यू वोन का फ्लैश होता हुआ मैसेज उसके चेहरे को और भी ज्यादा रोशन कर देता है। हालांकि यह आईफोन 15 का सबसे सस्ता मॉडल है, लेकिन इसकी ऑनलाइन कीमत 4,399 है। एक पूरी तरह से नया और सील पैक फोन। उसके दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन चलने लगती है। अगर वह इसे थोड़ा डिस्काउंट देकर सेकंड हैंड बेच देता है, तब भी उसे 3,900 से ज्यादा मिल जाएंगे। यह उसकी आधे महीने की कड़ी मेहनत की कमाई के बराबर है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है, जो उम्मीद और राहत की चमक है। तभी उसके दिमाग में एक और विचार कौंधता है। अगर उसे हर रोज ऐसी इंटेल मिलने लगे तो। इस विचार के आते ही उसका दिल उत्साह से भर जाता है, जैसे किसी ने उसे अंधेरे कुएं में एक रस्सी पकड़ा दी हो। जियांग ताओ की सांसें तेज हो जाती हैं। एक इंटेल रोजाना यानी महीने में 1 लाख से ज्यादा की कमाई। उसके परिवार के सारे कर्ज चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। उसकी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन बिना किसी चिंता के। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उसने अपने हाथ को हवा में लहराया और फिर से वह जादुई नीली वर्चुअल स्क्रीन उसके सामने प्रकट हो गई। स्क्रीन पर लिखा था, आज की इंटेल रिफ्रेश हो चुकी है। अगली रिफ्रेश 5 घंटे 39 मिनट बाद, कृपया धैर्य रखें। उसने अपने फोन में समय देखा। 6:21 हो रहे थे। इसका मतलब अगली इंटेल आधी रात के बाद आएगी। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसे बस इंतजार करना होगा। उसने फिर से सिस्टम की जानकारी देखी। सिस्टम लेवल अभी 1 है, यानी दिन में केवल एक ही इंटेल रिफ्रेश होगी। अगर वह ज्यादा इंटेल चाहता है, तो उसे सिस्टम को लेवल 2 पर अपग्रेड करना होगा, और इसके लिए उसे 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। उसकी आंखें एक पल के लिए फैलीं, फिर वह झटके से अपनी सीट पर सीधा हो गया। 1 लाख? भूल जाओ। बेहतर है कि थोड़ा इंतजार किया जाए। उसके पास अभी 10,000 भी नहीं थे, तो वह 1 लाख कहां से लाएगा? और अगर होते भी, तो वह इतनी जल्दी इस पर खर्च नहीं करता, जिसे वह अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया है। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर जियांग ताओ उठा और रसोई की तरफ चल दिया। उसने बिजली की केतली में पानी भरा और उसे उबलने के लिए रख दिया। पानी के उबलने की हल्की आवाज कमरे के सन्नाटे को तोड़ रही थी। इसके बाद उसने मेज के नीचे से बैजू की एक बोतल निकाली। यह एक साधारण सी बोतल थी, जो आधी खाली थी। उसने एक कांच का गिलास निकाला और उसमें शराब डाल ली। फिर उसने एक कटोरे में मूंगफली डाली और उसे मेज पर रख दिया। वह आज की मेहनत को याद करने लगा। उसने केवल 460 कमाए थे, जो उसके लिए सामान्य था। लेकिन कूड़ेदान में बोतल का ढक्कन पाना और उसे स्कैन करके आईफोन जीतना, यह वाकई जश्न मनाने लायक था। वह गिलास को उठाकर होठों से लगाने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह सोच रहा था, अगली इंटेल क्या होगी? क्या उसे एक और फोन मिलेगा? फिर मैं एक बेचकर कैश ले सकता हूं और एक अपनी पत्नी को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दे सकता हूं। वह अपनी पत्नी एक्सूली के बारे में सोचने लगा। एक्सूली वह शाओमी पिछले 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रही है। यह इतना धीमा हो गया है कि पूछो ही मत। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान आ गई। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। जैसे उसे दिल की बात सुन ली हो।
एक्सूली का वीडियो कॉल आ रहा था। जियांग ताओ ने जल्दी से बोतल मेज के नीचे रख दी, अपने मुंह को हाथ से पोंछा और कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लग रही है? घर में कोई हसीना छिपा रखी है क्या? स्क्रीन पर एक लंबी और दुबली पतली महिला दिखाई दे रही थी, जिसने गुलाबी रंग के थर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे के फीचर्स टीवी स्टार झांग तियानई से काफी मिलते जुलते थे। यह और कोई नहीं, जियांग ताओ की पत्नी एक्सूली थी। जियांग ताओ के लिए एक्सूली उसकी दुनिया थी। वह उसकी खूबसूरती, उसके स्वभाव और उसके साथ साधारण जीवन जीने की उसकी इच्छा पर हमेशा गर्व करता था। वे हाई स्कूल के दूसरे साल से डेटिंग कर रहे थे और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के पहले साल में ही उन्होंने शादी कर ली थी। 6 साल की डेटिंग और 7 साल की शादी, उनके रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन वे हमेशा सुलझ जाते थे और वे एक दूसरे का साथ देते आ रहे थे। 13 साल का सफर, स्कूल की ड्रेस से शादी के जोड़े तक, और फिर 2 से 3 का प्यारा परिवार। उनका बंधन सोने की तरह मजबूत हो गया था। जियांग ताओ ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम तो पूरे दिन घर पर क्या करती रहती हो, इस झोपड़ी में छिपकर क्या करोगी? और उसने फोन उठाकर कमरे की तरफ घुमाया। स्क्रीन पर एक्सूली की नाक थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। तुमने अभी फिर से शराब पी है क्या? ऐसा लग रहा था कि वह अपने घर से ही शराब की गंध महसूस कर सकती थी। जियांग ताओ खिलखिलाकर हंसा, हाँ, बिल्कुल, मेरी पत्नी मुझे सबसे बेहतर समझती है। मैं अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपा सकता। एक आदमी का थोड़ा पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज का ड्रिंक बहुत खास था। जियांग ताओ इंटेल सिस्टम के बारे में किसी को नहीं बता सकता था। यह यूजर एग्रीमेंट के खिलाफ था। उसे इंटेल सिस्टम से मिलने वाली नई जिंदगी की झलक मिल गई थी। वह इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन वह इंटेल सिस्टम से मिलने वाली चीजें शेयर कर सकता था। आज उसने आईफोन जीता था, इतनी बड़ी बात थी। वह इसे अपनी पत्नी के साथ शेयर किए बिना कैसे रह सकता था? एक खुशी को शेयर करने से वह दोगुनी हो जाती है। एक्सूली ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, तुम्हें शराब पीने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। जियांग ताओ ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, आज बहुत अलग है। आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, इसलिए मैं जश्न मना रहा हूँ। और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक्सूली ने पूछा, क्या खुशखबरी है? क्या कोई अमीर औरत तुम्हें पालना चाहती है? अगर ऐसा है तो जल्दी से मान जाओ और पैसे हम दोनों को भेज दो। और वह जोर जोर से हंसने लगी। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, तुम भी न? क्या मैं इतनी जल्दी किसी अमीर औरत के जाल में फंसने वाला हूँ? वह उसे सच्चाई बताने ही वाला था। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन आज गाड़ी चलाते हुए मैंने पास की दुकान से एक आइस्ड टी की बोतल खरीदी, और अंदाजा लगाओ क्या हुआ? एक्सूली की आंखों में अविश्वास था। एक और बोतल जीत ली? क्या यह जश्न मनाने लायक है? जियांग ताओ ने उत्साह से कहा, क्या एक और बोतल? मैं तुम्हारा पति आज बहुत खुशकिस्मत था। एक बार फोन को स्कैन किया और क्लिक। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? एक्सूली ने पूछा, फोटो खींची क्या? जियांग ताओ चुप हो गया और फिर उसने सच्चाई बता दी। भूल जाओ, तुम कभी नहीं सोच सकती। आईफोन 15 जीता, पहला इनाम। एक्सूली हंसने लगी, हाँ, तुमने आइस्ड टी के बोतल के ढक्कन को स्कैन करके पहला इनाम जीत लिया। मैंने भी लॉटरी का पहला इनाम जीत लिया। जियांग ताओ जानता था कि एक्सूली को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा। अगर उसके साथ यह सचमुच नहीं हुआ होता तो वह भी इस तरह की प्रमोशंस पर कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन सच तो सच है। जियांग ताओ ने उसे और कुछ नहीं समझाया और सीधे उसे जीतने की स्क्रीनशॉट और भरा हुआ पता भेज दिया। अगले ही पल एक्सूली का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी थी। नहीं, सचमुच जीत गए। वह बहुत खुश लग रही थी। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, यह झूठ कैसे हो सकता है? तुम नहीं सोचती कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए जीतने का स्क्रीनशॉट फोटोशॉप करूंगा, न? एक्सूली ने कहा, मुझे पता है। अगर तुम फोटोशॉप करना चाहते भी तो तुम्हें यह आता ही नहीं। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह तो सच है। और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक्सूली ने कहा, तुम सचमुच कमाल हो। ऐसे जीत गए।
जियोयू जल्दी आओ, मेरे पास एक अच्छी खबर है। और वह खुशी से झूमने लगी। स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी जियान ताओ के चेहरे पर पड़ रही है, जहां 1 घंटे की वीडियो कॉल के बाद भी सुकून और खुशी की चमक बरकरार है। स्क्रीन के उस पार उसकी पत्नी और बच्चे के खिलखिलाते चेहरे अब धुंधले होकर गायब हो चुके हैं, लेकिन लॉटरी की जीत का उत्साह कमरे की ठंडी हवा में अभी भी महसूस किया जा सकता है। बीजिंग की इस तंग और अकेली किराए की कोठरी में जियान ताओ खुद को एक साधु की तरह पाता है, जहां उसकी जरूरतें कम और यादें ज्यादा हैं। वह एक हाथ से बिजली का बर्तन उठाता है, जो उसकी अकेली जिंदगी का इकलौता गवाह है, और रात के खाने की तैयारी में जुट जाता है, जैसे यह कोई दैनिक अनुष्ठान हो। सस्ते इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट फटने की आवाज सन्नाटे को चीर देती है, और उबलते पानी की भाप जियान ताओ के चेहरे को भिगो देती है। वह बड़ी सावधानी से एक अंडा तोड़कर उसमें डालता है, मानो किसी आलीशान रेस्तरां का मुख्य शेफ अपनी सबसे बेहतरीन डिश तैयार कर रहा हो। पीले रंग का वह पुराना इनेमल का कटोरा, जिसके किनारों से पॉलिश झड़ चुकी है, जियान ताओ के हाथों में किसी कीमती पुश्तैनी बर्तन की तरह है। वह गर्मागर्म नूडल्स को उसमें उड़ेलता है और रेडिटर पर रखी उस रोटी को उठाता है, जिसे उसने दोपहर से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। लाओ गनमा सॉस की तीखी खुशबू कमरे में फैल जाती है, और जियान ताओ बड़े चाव से अपना यह साधारण भोजन शुरू करता है। खिड़की के बाहर बीजिंग की सर्द रात का सन्नाटा है, लेकिन अंदर सूप की गर्माहट उसे एक अनूठी तृप्ति दे रही है। खाना खत्म करने के बाद वह बाहर गलियारे में बने सार्वजनिक सिंक की ओर बढ़ता है, जहां ठंडे पानी की धार उसके हाथों को सुन्न कर देती है। बर्तनों के टकराने की आवाज खाली गलियारे में गूंजती है, जो उसकी मध्यम वर्गीय मेहनत और सादगी का प्रतीक है। कमरे में लौटकर वह बिस्तर पर ढह जाता है और छत की ओर देखते हुए एक ऑडियो बुक चला देता है। शब्दों की गूंज उसके कानों में पड़ रही है, लेकिन उसका मन उन कहानियों से कहीं आगे भविष्य के सपनों में गोते लगा रहा है। जियांग ताओ का जीवन एक लूप की तरह है, काम, घर, परिवार से वीडियो कॉल और फिर इंटरनेट की दुनिया। वह एक होम बॉडी है, जिसके लिए दुनिया उसकी चारदीवारी के भीतर सिमटी हुई है, जहां सोशल मीडिया के छोटे वीडियो ही उसका मनोरंजन है। आधी रात के करीब जब पूरी दुनिया सो रही है, जियांग ताओ की उंगलियां बेचैनी से डेली इंटेलिजेंस सिस्टम को खोलती हैं। स्क्रीन पर लाल रंग में चमकता हुआ काउंटडाउन उसे चिढ़ा रहा है। अगली खुफिया जानकारी मिलने में अब सिर्फ 12:06 और 51 सेकंड बाकी हैं। 6 मिनट का समय उसे 6 घंटों जैसा महसूस हो रहा है। ऑडियो बुक की आवाज अब उसके लिए सिर्फ एक शोर है। वह बिस्तर पर करवटें बदलता है और सोचता है कि क्या इस बार उसे किसी बड़े खजाने का पता चलेगा या फिर से लॉटरी का कोई जैकपॉट नंबर। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए वर्चुअल पैनल पर टिक गई हैं, जहां नंबर धीरे धीरे गिर रहे हैं। जब काउंटडाउन 12 पर पहुंचता है, तो एक हल्की सी बीप के साथ नई जानकारी डिजिटल पर्दे पर उभरती है। आज की खुफिया जानकारी। शाम को जियाओशानहे गांव के चौराहे से गुजरते वक्त आपको एक खबर मिली। पश्चिम की ओर स्थित पहले कचरे के डिब्बे में एक हरे रंग की जैकेट के अंदर कुछ छिपा है। जियांग ताओ की सांसें रुक जाती हैं। सिस्टम आगे बताता है कि उस जैकेट की लाइनिंग में 13,300 युआन की कीमत वाली लॉन्गिंस मिनी डिटोरेज घड़ी दफन है। यह पढ़ते ही जियांग ताओ के दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बजने लगती हैं। क्या इस सिस्टम को कचरे के डिब्बों से कोई खास लगाव है? वह मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती है। 13,000 युआन से ज्यादा की घड़ी, यह उसकी कई महीनों की मेहनत की कमाई के बराबर है। वह जानता है कि समय ही सब कुछ है। अगर सुबह हो गई तो कोई और उस खजाने को ले उड़ेगा। वह तुरंत बिस्तर से उछलता है और अपने पुराने कपड़ों को शरीर पर लपेटने लगता है, जैसे कोई जासूस किसी गुप्त मिशन पर जा रहा हो। एक दागदार लंबा मिलिट्री कोट, सिर पर रुई वाली टोपी और हाथों में मोटे दस्ताने। जियांग ताओ ने खुद को बीजिंग की कड़ाके की ठंड से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है। वह टॉर्च उठाता है और भारी कदमों से कमरे के बाहर निकल जाता है। दरवाजा खुलते ही बर्फबारी का एक झोंका उसके चेहरे से टकराता है, जैसे प्रकृति उसे चुनौती दे रही हो। गलियों में सन्नाटा पसरा है और आसमान से गिरते सफेद फाहे स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में नाच रहे हैं। जमीन पर बिछी 6-7 सेंटीमीटर मोटी बर्फ की चादर पर उसके भारी जूतों के दबने की आवाज चरचर गूंजती है।
जियांग ताओ अपनी गर्दन कोट में सिकोड़कर उस ठंडी हवा को चीरते हुए जियाओशानहे गांव के चौराहे की ओर कदम बढ़ाता है। 8 मिनट की मशक्कत के बाद वह अंधेरे में डूबे उस खाली मैदान में पहुंचता है जहां 4 कचरे के डिब्बे खामोश खड़े हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी उन डिब्बों पर पड़ती है तो वहां गंदगी कुरेद रही कुछ आवारा बिल्लियां म्याऊ करती हुई अंधेरे में उछल हो जाती हैं। बाएं से पहला या दाएं से पहला, वह खुद से बड़बड़ाता है और अपने कांपते हाथों से दाएं तरफ के पहले डिब्बे को खंगालना शुरू करता है। वह कूड़े के ढेर में हाथ डालता है जहां टूटे डिब्बे, पुराने कपड़े और मलबे के सिवा कुछ नहीं मिलता। हार न मानते हुए वह दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ता है। उसका उत्साह अब ठंडी हवा से ज्यादा तेज है। टॉर्च की रोशनी गत्ते के डिब्बों और सूखी पत्तियों के बीच से गुजरती है और अचानक उसे एक हल्का हरा रंग दिखाई देता है। मिल गई। जियांग ताओ ने उत्साह में दबी हुई चीख मारी और कचरे के ढेर से उस ठंडी, रेशमी एहसास वाली हरे रंग की जैकेट को बाहर खींचा। जैकेट की चमक टॉर्च की रोशनी में उसे किसी सोने की ईंट जैसी लग रही है। वह पागलों की तरह जैकेट की बाहरी और अंदरूनी जेबों में हाथ डालता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। क्या सिस्टम गलत था? क्या किसी ने पहले ही इसे निकाल लिया? वह दोबारा सिस्टम के शब्दों को पढ़ता है। लाइनिंग के अंदर। जियांग ताओ अपनी उंगलियों से जैकेट के निचले हिस्से को टटोलता है और अचानक उसे एक सख्त छोटी चीज का एहसास होता है जो कपड़े की 2 परतों के बीच फंसी है। उसकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ जाता है। वह समझ जाता है कि घड़ी वहीं है। वह जैकेट को अपने भारी कोट के अंदर छिपाता है और बिना पीछे मुड़े अपने कमरे की ओर भागता है, जैसे वह कोई अनमोल चोरी करके भाग रहा हो। कमरे में लौटकर वह हांफते हुए अपनी जैकेट उतारता है और मेज की दराज से कैंची निकालता है। कैंची के चलने की आवाज किरकिर सन्नाटे को काटती है और जियांग ताओ बड़ी सावधानी से जैकेट के अस्तर को फाड़ देता है। अस्तर के भीतर से एक चमकदार लाल मगरमच्छ के चमड़े वाली स्ट्रैप की घड़ी बाहर आती है। उसका चौकोर डायल रोशनी में जगमगा उठता है और जियांग ताओ यह देखकर दंग रह जाता है कि घड़ी की सुइयां बिल्कुल सही समय बता रही हैं। यह अभी भी जीवित है। वह घड़ी को पलटकर देखता है जहां L5.200 मॉडल नंबर खुदा हुआ है। उसने बचपन में अपनी कलाई पर पेन से घड़ियां बनाई थीं, लेकिन आज उसके हाथ में एक असली विलासिता है जिसकी कीमत का वह केवल अंदाजा लगा सकता है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि सेकंड हैंड होने के बावजूद यह लगभग 8,000 युआन में बिक सकती है। वह अपने फोन के कैलकुलेटर पर अंक जोड़ता है और उसके चेहरे पर एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वह अलग अलग एंगल से घड़ी की तस्वीरें लेता है, मानो वह किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो। वह उसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर लिस्ट करता है और फोन को मेज पर पटक देता है। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा है। घड़ी में 1:30 बज चुके हैं, लेकिन जियांग ताओ की आंखों से नींद कोसों दूर है। वह गर्म पानी के तसले में अपने ठंडे पैर डालता है और उस गर्माहट को महसूस करता है जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रही है। बिस्तर पर लेटकर वह इलेक्ट्रिक कंबल चालू करता है और छत की छायाओं में उस घड़ी के बिकने के बाद मिलने वाली रकम के सपने देखने लगता है। वह सोचता है कि उसकी पत्नी कितनी खुश होगी जब वह उसे यह सरप्राइज देगा। कमरे की लाइट बुझ चुकी है, लेकिन जियांग ताओ के दिमाग में अभी भी वह हरा रंग और लाल स्ट्रैप घूम रही है। धीरे धीरे नींद का भारीपन उसकी पलकों पर उतरने लगता है और उसकी सांसें शांत होने लगती हैं। बाहर बीजिंग की बर्फबारी अब भी जारी है, जो जियांग ताओ के पैरों के निशानों को मिटा रही है। दुनिया को नहीं पता कि इस छोटे से कमरे के अंदर एक साधारण आदमी ने अभी अभी अपनी किस्मत के एक और टुकड़े को दबोच लिया है। अगली सुबह की धूप और नई खुफिया जानकारी के इंतजार के बीच वह गहरे सपनों में डूब जाता है। उसका हाथ तकिए के नीचे रखे उस फोन पर है जो किसी भी वक्त 8,000 युआन की बिक्री का नोटिफिकेशन दे सकता है। रात के सन्नाटे में केवल घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही है, जो जियांग ताओ के बदलते वक्त की गवाही दे रही है। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का स्वामी है जो उसे गरीबी की बेड़ियों से आजाद कर सकता है। सुबह के 7 बजे का अलार्म बजते ही जियांग ताओ की नींद खुली। खिड़की से छनकर आती फीकी रोशनी ने उसके कमरे के धुंधलेपन को चीर दिया।
बिस्तर पर उठते ही उसके चेहरे पर एक बेवकूफी भरी लेकिन सुकून देने वाली मुस्कान फैल गई, मानो कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। कल रात का सपना उसकी पलकों पर अभी भी नाच रहा था। शिन्यू ऐप पर उसकी घड़ी बिक गई थी और उसके हाथ में 8,000 युआन की भारी रकम थी। धड़कते दिल के साथ उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और उस छोटी सी घड़ी को छुआ। उसकी ठंडक महसूस करते ही उसे यकीन हुआ कि वह कोई सपना नहीं था। एक गहरी और लंबी सांस छोड़ते हुए उसने घड़ी को अपनी छाती से लगा लिया। डर था कि कहीं आंखें पूरी तरह खुलते ही यह हकीकत धुएं की तरह उड़ न जाए। कांपती उंगलियों से उसने अपना फोन उठाया और वीचैट खोला। अपनी जीत के रिकॉर्ड्स को फिर से पढ़ा। कल की हर एक घटना अक्षरों में सुनहरी होकर चमक रही थी। शिन्यू ऐप खोलते ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। दर्जनों मैसेज और पूछताछ के लाल निशान उसकी किस्मत बदलने का इशारा कर रहे थे। रात भर में उसकी घड़ी ने तहलका मचा दिया था, लेकिन इट्स जिंगजिंग नाम की एक खरीदार ने उसका ध्यान खींचा, जो उसी के शहर की थी। जिंगजिंग का प्रस्ताव सीधा था। 8,000 युआन का सौदा था, इसलिए वह आमने सामने मिलकर घड़ी की बारीकी से जांच करना चाहती थी। जियांग ने एक पल के लिए खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखा और फिर जिंगजिंग को सहमति का मैसेज भेज दिया, व्यापार का स्थान पूछने के लिए। मैसेज भेजते ही 3 सेकंड के भीतर फोन डिंग डोंग की आवाज के साथ वाइब्रेट हुआ। जिंगजिंग ने नानलुओगुक्सियांग सबवे स्टेशन का सुझाव दिया था। नक्शे पर दूरी देखते ही जियांग की आंखों में चमक आ गई। 1 घंटे का सफर और हाथ में 8,000 युआन, यह सौदा किसी लॉटरी से कम नहीं था। सुबह के 10 बजे का समय तय हुआ। जियांग ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने। उसका हर मूवमेंट किसी एक्शन फिल्म के हीरो जैसा फुर्तीला था। नीचे उतरकर उसने गांव की उस छोटी सी दुकान पर कदम रखा, जहां से मटन सूप की खुशबू सर्द हवाओं में तैर रही थी। 33 युआन का मटन ऑर्गन सूप और कुरकुरा पैनकेक। आज उसने खुद पर पहली बार इतनी दरियादिली दिखाई थी, जैसे कोई राजा दावत कर रहा हो। गरम सूप की पहली घूंट गले से नीचे उतरते ही उसके पूरे बदन में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। ठंड का एहसास मानो गायब हो गया। बाहर बर्फ पर उसके जूतों की चरचर की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। वह अपनी उस पुरानी गाड़ी की ओर बढ़ा जो कल रात से वहीं खड़ी थी। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि खिड़की का कांच मकड़ी के जाले की तरह बिखरा हुआ था, लेकिन उसे देखकर जियांग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। एक आईफोन 15 और एक महंगी घड़ी। इस कांच के टूटने की कीमत अब उसे बहुत मामूली लग रही थी। उसने कांच के टुकड़ों को प्यार से निहारा। जियांग ताओ, इस टूटे ट्रक को देखकर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? वांग लियानमिंग की आवाज ने उसके ख्यालों के बुलबुले को फोड़ दिया। वांग बर्फ पर फिसलते हुए उसके करीब आया और अपनी जेब से लिकुन सिगरेट का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जियांग की तरफ बढ़ा दी। धुएं का एक लंबा कश खींचते हुए जियांग ने आसमान की ओर देखा, जहां हल्की बर्फबारी अभी भी जारी थी, मानो कुदरत कोई सफेद चादर बिछा रही हो। वांग ने आह भरते हुए कहा, काम हो या न हो, बाजार जाना तो पड़ता ही है। घर बैठने से पेट नहीं भरता। वांग की गाड़ी के धुएं में उछल होते ही जियांग को एहसास हुआ कि किस्मत का पहिया घूम चुका है। वह अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा। उसने सोचा कि अगर डेली इंटेलिजेंस सिस्टम न मिलता तो वह 60 की उम्र तक इसी रेड स्टार मार्केट में अपनी हड्डियां गला रहा होता। मिट्टी के घरों से निकलकर शहर की चकाचौंध में गुम हो जाने वाले लाखों मजदूरों की तरह उसका अंत भी गुमनामी में होता, लेकिन अब नहीं। मुझे बेशुमार दौलत नहीं चाहिए, बस इतनी आजादी चाहिए कि रोटी और पानी की फिक्र न रहे। उसने खुद से वादा किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मरम्मत की दुकान पर 680 युआन में कांच बदलवाने का सौदा तय हुआ। शाम तक गाड़ी ठीक होने का भरोसा पाकर वह बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ा। सबवे ट्रेन के भीतर सुबह की भीड़ का रेला था। जियांग एक खंभे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसका हाथ जेब में रखी घड़ी पर कस गया था। 1 घंटे तक लोगों के धक्कों और ट्रेन के झटकों को सहते हुए वह आखिरकार नानलुओगुक्सियांग स्टेशन पर उतरा, जहां की हवा में एक अलग ही रवानगी थी। स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर उसने समय देखा। अभी 9:30 बजे थे। आधे घंटे का इंतजार बाकी था। आसपास से गुजरती बीजिंग की आधुनिक युवतियों को देखकर उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। उसके शहर से यह मंजर कितना अलग था। अचानक फोन की रिंगटोन बजी। एक अनजान नंबर था। कोल्ड ड्रिंक कंपनी का कर्मचारी उसे खुशखबरी दे रहा था कि उसका आईफोन आज डिलीवर हो जाएगा। जी, मैं जियांग ताओ ही बोल रहा हूँ। शुक्रिया, मैं जिंदगी भर आपकी कंपनी की चाय पीऊंगा, उसने उत्साह में चिल्लाते हुए कहा।
अभी फोन रखा ही था कि दूसरा कॉल आया। यह जिंगजिंग थी। वह स्टेशन के एग्जिट B2 पर पहुंच चुकी थी। जियांग ने लंबी छलांगे लगाते हुए एग्जिट B2 की ओर दौड़ लगाई, जहां दूर कांच की खिड़की के पास एक लंबी लड़की सफेद जैकेट और गुलाबी टोपी पहने खड़ी थी। सर्द हवाओं के बीच जियांग ताओ के कदम फर्श पर गूंज रहे हैं। उसकी आंखें भीड़ को चीरती हुई उस लड़की को खोज रही हैं जो इस सौदे की धुरी है। जैसे जैसे दूरी कम होती है, लड़की का चेहरा स्पष्ट होता है। उसकी सुंदरता किसी कलाकृति जैसी है। ठंडी हवा में उसकी नाक का सिरा हल्का गुलाबी पड़ गया है। सफेद रंग का लंबा डाउन कोट उसके शरीर पर लिपटा है और गहरे नीले रंग की टाइट जीन्स के साथ काले मार्टिन बूट्स उसके पैरों की लंबाई को और भी निखार रहे हैं। वो भीड़-भाड़ वाले स्टेशन में एक चमकते सितारे की तरह खड़ी है। सादगी और फैशन का ऐसा मेल जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। जियांग ताओ के मन में एक क्षण के लिए प्रशंसा भाव आता है, पर अगले ही पल वह अपनी शादीशुदा जिंदगी और जिम्मेदारी को याद कर अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है। नमस्ते, क्या आप हेजिंग हैं? जियांग की आवाज में एक अनुभवी पुरुष की शालीनता और ठहराव है। उसकी नजरें सीधे और मर्यादित हैं। लड़की मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान जैसे ठिठुरती ठंड में धूप की पहली किरण हो और उसकी आवाज किसी मधुर संगीत की तरह हवा में तैरती है। हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप मिस्टर जियांग ताओ हैं? हे जिंग की आंखों में भी उस अजनबी को लेकर एक गहरी जिज्ञासा और हल्की सी चमक है। जियांग ताओ बिना किसी भूमिका के अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालता है, जहां से वह लाल स्ट्रैप वाली कीमती घड़ी को बाहर निकालता है। घड़ी का डायल स्टेशन की लाइट्स के नीचे चमक उठता है जब जियांग उसे सावधानी से हे जिंग के कोमल हाथों में थमाता है। हे जिंग अपनी लंबी पतली उंगलियों से घड़ी को पकड़ती है और उसे अलग अलग कोनों से घुमाकर देखने लगती है, जैसे कोई जौहरी हीरे को परख रहा हो। जियांग ताओ का दिल जोर से धड़कने लगता है। वह खुद को एक ऐसे छात्र की तरह महसूस करता है जिसकी परीक्षा की कॉपी शिक्षक जांच रहा है। लड़की घड़ी के पिछले हिस्से को पलटती है। वहां लिखे मॉडल नंबर और उत्पादन की तारीख को बारीकी से पढ़ती है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जियांग अपने भीतर के डर को दबाता है। उसे उस इंटेलिजेंस सिस्टम की सटीकता पर पूरा भरोसा है। मौन को तोड़ते हुए हे जिंग पूछती है, मिस्टर जियांग, यह घड़ी एकदम नई है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं? उसकी आंखें जियांग के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करती हैं। यह मेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्रिसमस गिफ्ट था, पर हमारा ब्रेकअप हो गया। जियांग ने अपने पहले से तैयार झूठ को इतनी सहजता से कहा कि शक की कोई गुंजाइश न रही। हे जिंग के चेहरे पर सहानुभूति के भाव आते हैं। वह जियांग की ईमानदारी पर भरोसा करने लगती है और उसकी नजरों में घड़ी की कीमत और बढ़ जाती है। सौदे पर मुहर लगती है। जियांग के चेहरे पर एक शांत संतोष उभरता है, जबकि उसके भीतर 8,000 युआन मिलने की खुशी का ज्वालामुखी फूट रहा है। जब वे वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ते हैं तो हे जिंग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आते हैं। अरे, आप भी पिंक काउंटी से हैं? मिट्टी की खुशबू और वतन का एहसास उन दो अजनबियों के बीच की बर्फ को पूरी तरह पिघला देता है। अब वे सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि हमवतन बन जाते हैं। अब मुझे मिसहे मत कहिए, बस श्याओ हो कहिए, वह खिलखिलाकर कहती है और जियांग ताओ को भाई का दर्जा देकर रिश्ता और गहरा कर लेती है। बिना किसी मोलभाव के 8,000 युआन का डिजिटल ट्रांसफर जियांग के फोन पर एक सुखद नोटिफिकेशन के साथ चमक उठता है। हे जिंग हाथ हिलाकर भीड़ में उछल हो जाती है और जियांग ताओ अपनी जेब में हाथ डालकर उस भारी पड़ चुके फोन को महसूस करता है जिसमें अब उसकी पूरी महीने की कमाई है। वापसी के सफर में जियांग खिड़की से बाहर भागती दुनिया को देखता है, मन ही मन आज की इस सफल और अप्रत्याशित मुलाकात का जश्न मनाता है। घर पहुंचकर वह दोपहर के भोजन में शानदार पकवान मंगवाता है। मशरूम चिकन और तीखा पोर्क, हर निवाला उसकी मेहनत और किस्मत का इनाम है। दोपहर की गहरी नींद के बाद फोन की घंटी बजती है। SF एक्सप्रेस का डिलीवरी बॉय उसे एक और सरप्राइज देने के लिए नीचे इंतजार कर रहा है। कांपते हाथों से वह पार्सल खोलता है, जिसके भीतर नया iPhone 15 अपनी पूरी चमक के साथ रखा है, जिसे वह अपनी पत्नी को नए साल के तोहफे के रूप में देने का संकल्प लेता है। कमरे की मध्यम रोशनी में जियांग ताओ के हाथ स्थिरता से चल रहे हैं, जैसे वह किसी कीमती खजाने को सहेज रहा हो। iPhone 15 Pro Max की चिकनी सतह उसकी उंगलियों के नीचे ठंडी है। वह फोन को अपने पुराने काले बैकपैक के गहरे कोने में सरका देता है,
चेन बंद करने की आवाज सन्नाटे में किसी मुहर की तरह गूंजती है। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां शाम के 5 बजा रही हैं और बाहर ढलते सूरज की नारंगी किरणें खिड़की के शीशे पर एक उदास चमक बिखेर रही हैं। मरम्मत की दुकान का नजारा, चारों तरफ बिखरे लोहे के पुर्जे, ग्रीस की गंध और वेल्डिंग की चिंगारियां जो अंधेरे कोने में जुगनुओं की तरह नाच रही हैं। मास्टर तियान ने अपने तेल से सने हाथों को एक पुराने कपड़े से पोंछा और एक चौड़ी मुस्कान के साथ हवा में सिगरेट का पैकेट उछाल दिया। मास्टर जियांग, आपकी सवारी चकाचक खड़ी है। तियान की आवाज भारी और खुरदरी है, जैसे पुरानी मशीन का इंजन। जियांग ताओ ने हवा में ही सिगरेट को लपक लिया। उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि है। यह एक ऐसे इंसान की चमक है जिसने अभी अभी किस्मत का स्वाद चखा है। लाइटर की नीली लौ जली और जियांग ने गहरा कश लिया। 60 युआन वाली महंगी सिगरेट का धुआं उसके गले में मखमली एहसास छोड़ गया। गाड़ी ठीक करना असली कमाई का धंधा है, उसने मन ही मन सोचा, मास्टर तियान की आलीशान सिगरेट और अपनी पुरानी जिंदगी के अंतर को भांपते हुए। कार का नया विंडशील्ड शाम की रोशनी में इतना साफ है कि जियांग को उसमें अपना ही चेहरा एक विजेता की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। इंजन स्टार्ट होते ही एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और जियांग ने अपनी कार को शाओशान्हे गांव की धूल भरी सड़कों की ओर मोड़ दिया। कल वाली जगह पर कार खड़ी करके वह बाहर निकला। हवा में एक पुरानी धुन गुनगुनाते हुए उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे। एक दिन की मजदूरी जरूर छूटी, लेकिन उसकी जेब में 8000 युआन और एक ब्रांड न्यू आईफोन का वजन किसी मेडल की तरह महसूस हो रहा था। जियांग के चेहरे पर खिली वह मुस्कान साल की सबसे सच्ची मुस्कान थी। 10,000 युआन एक दिन में कमाना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पुरानी यादों का एक धुंधला फ्लैशबैक, 3 साल पहले एक BMW की टक्कर, माथे पर उभरता हुआ नीला घाव और बदले में मिले वो 10,000 युआन। किस्मत भी अजीब है, उसने सोचा। तब सिर फूटने पर पैसा मिला था, आज बिना चोट के छप्पर फाड़कर मिला है। पांग डोंगडोंग सुपरमार्केट के सामने कदम ठिठक गए। पुरानी अलमारियों और रंग बिरंगे पैकेटों से भरी वह दुकान जियांग को अपनी ओर खींच रही थी। काउंटर के पीछे बैठे यू डोंगडोंग का हाथ अबेकस पर बिजली की गति से चल रहा था, जैसे वह नोटों की बारिश को गिन रहा हो। दुकान के भीतर सामान की ढेरों कतारें और ऊपर टंगे पुराने बल्बों की पीली रोशनी एक मध्यमवर्गीय समृद्धि का एहसास दिला रही थी। मास्टर जियांग, आज क्या खास बात है? डोंगडोंग ने अपनी नजरें अबेकस से हटाकर जियांग की चमकती आंखों में डाली। काउंटर के नीचे से रेड लक सिगरेट का दुर्लभ पैकेट ऐसे बाहर आया जैसे कोई गुप्त समझौता हो रहा हो, सिर्फ खास ग्राहकों के लिए एक तोहफा। आज तो 10 साल पुरानी व्हाइट न्यू एयर खुलेगी। जियांग की आवाज में एक नए रईस का आत्मविश्वास था, जिसने डोंगडोंग को भी हैरान कर दिया। महंगी शराब की वह बोतल शेल्फ से नीचे उतारी गई। कांच पर जमी धूल को डोंगडोंग ने अपने रुमाल से ऐसे साफ किया जैसे वह कोई हीरा हो। लगता है आज किसी बड़ी मछली का शिकार किया है, डोंगडोंग ने मजे लेते हुए कहा। उसकी नजरें जियांग की खुशी को टटोल रही थीं। बातों बातों में डोंगडोंग ने किंगहुआ लैंग की एक शाही बोतल मेज पर रख दी, जिसकी कीमत सुनकर जियांग के पसीने छूट गए। 1499 युआन। भाई, मेरी जुबान अभी इतनी महंगी नहीं हुई। जियांग ने हंसते हुए हाथ पीछे खींच लिए, जैसे वह आग को छूने से डर रहा हो। इनाम जीतने के लालच को जियांग ने एक अनुभवी जुआरी की तरह झटक दिया। वह जानता था कि असली पैसा मेहनत और सही जानकारी में है, लॉटरी में नहीं। 251 युआन का भुगतान होते ही क्यूआर कोड की बीप आवाज जियांग के कानों में किसी संगीत की तरह गूंजी। बाजार की गलियों से गुजरते हुए उसने ताजी ग्रेड रोटी, मसालेदार सलाद और सुअर के मांस की खुशबू को अपनी सांसों में भर लिया। किराए के छोटे से कमरे में लौटकर उसने सामान मेज पर रखा। कमरे की पुरानी दीवारें आज उसे पहले जैसी तंग नहीं लग रही थीं। तभी फोन की स्क्रीन जल उठी। उसकी पत्नी जूली का वीडियो कॉल। उसकी आंखों में उम्मीद और जिज्ञासा की चमक साफ दिख रही थी। फोन मिल गया क्या? जूली के चेहरे पर आई वो खुशी जियांग के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। ये रहा। जियांग ने फोन को कैमरे के सामने ऐसे दिखाया जैसे वह कोई युद्ध जीत कर आया हो। करीब 1 घंटे तक दोनों ने सपनों के महल बुने, कर्ज चुकाने की बातें, आने वाले अच्छे दिनों की योजनाएं और बच्चों का भविष्य। रात के सन्नाटे में जियांग ने अपनी मेज सजाई। ठंडी शराब का एक घूंट, मसालेदार मांस और कल की बची हुई मूंगफली का स्वाद। बिस्तर पर लेटकर उसने सानकिंग पर्वत की जादुई कहानी का ऑडियो सुना।
लेकिन उसका दिमाग अगली खबर के इंतजार में अंधेरे में भी जाग रहा था। आधी रात का सन्नाटा कमरे में पसरा हुआ है, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। जियांग ताओ की आंखें मोबाइल की नीली रोशनी में चमक रही हैं, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर किसी शिकारी की तरह रिफ्रेश बटन पर थिरक रही हैं। 10वीं बार रिफ्रेश करते ही स्क्रीन पर एक सुनहरा फ्लैश चमकता है और नई जानकारी उभरती है। जियांग ताओ की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं, मानो उसके सीने के अंदर कोई ड्रम बज रहा हो। आज की खुफिया जानकारी, पांग डोंगडोंग सुपरमार्केट के शेल्फ पर ब्लू एंड व्हाइट लांग शराब के 3 ऐसे बक्से हैं जिनमें बम्पर इनाम छिपा है। जियांग ताओ के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है जो लालच और खुशी का मिश्रण है। वह बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है, उसकी नींद कोसों दूर भाग चुकी है। 7,500 युआन का मुनाफा उसकी आंखों के सामने नोटों की बारिश की तरह नाचने लगता है। खिड़की के बाहर अंधेरा है, लेकिन जियांग ताओ के दिमाग में गणित के समीकरण चल रहे हैं। एक बोतल की कीमत 1,499, 3 बोतलें यानी 4,500, और इनाम में मिलने वाली शराब बेचकर शुद्ध मुनाफा। वह अपनी मुट्ठियां कसता है और हवा में एक छोटा सा पंच मारता है। उसके दिमाग में आने वाले नए साल की योजनाएं बनने लगती हैं, एक बोतल खुद के लिए, एक पिता के लिए और एक ससुर के लिए। नीली आभा वाली वर्चुअल स्क्रीन उसे भविष्य के किसी जादुई पोर्टल की तरह लग रही है। वह धीरे से फुसफुसाता है, यह सिस्टम नहीं, साक्षात कुबेर का खजाना है। वह जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करता है और खुद को सोने के लिए मजबूर करता है, लेकिन बंद पलकों के पीछे उसे सिर्फ शराब की नीली सफेद बोतलें और विजेता लिखे हुए संदेश दिखाई दे रहे हैं। सपनों की दुनिया में वह खुद को बार बार क्यूआर कोड स्कैन करते और हर बार जैकपॉट जीतते हुए देख रहा है। उसका चेहरा तकिए पर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। सुबह के 7 बजते ही अलार्म की तीखी आवाज कमरे के सन्नाटे को चीर देती है। जियांग ताओ एक झटके में बिस्तर से उतरता है, जैसे कोई सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। वह थर्मस से गर्म पानी बेसिन में उड़ेलता है, भाप उसके चेहरे को छूती है। वह फुर्ती से चेहरा धोता है और आईने में अपनी चमकती आंखों को देखकर खुद को एक विजी मुस्कान देता है। तैयार होकर वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सुबह की ठंडी हवा उसके फेफड़ों में ताजगी भर देती है। सड़क किनारे की एक दुकान से उठती हुई ताजा खाने की खुशबू उसे अपनी ओर खींचती है। गर्म उबले हुए छोटे बंस और वांटन सूप की कटोरी से उठती भाप उसके चेहरे को घेरे हुए है। हर निवाले के साथ उसका उत्साह और शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। नाश्ता खत्म करने के बाद वह एक सिगरेट सुलगाता है, धुएं का छल्ला हवा में तैरता है और वह अपनी मंजिल पांग डोंगडोंग सुपरमार्केट की ओर कदम बढ़ाता है। सड़क पर दफ्तर जाने वालों की भीड़ है, लोग अपनी मशीनी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन जियांग ताओ के पास एक ऐसा राज है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है। जैसे ही सुपरमार्केट का बोर्ड दिखाई देता है, वह रुकता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। शांत जियांग, शांत। एक्साइटमेंट में सब गड़बड़ मत कर देना, वह खुद को समझाता है। वह अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करता है और एक साधारण ग्राहक का मुखौटा पहनकर सुपरमार्केट के कांच के दरवाजों को धकेलता है। अंदर यू डोंगडोंग काउंटर के पीछे बैठकर बड़े चाव से पैनकेक रोल खा रहा है। जियांग ताओ एक दोस्ताना मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है, मानो वह सिर्फ टहलते हुए वहां आया हो। सुबह की राम राम बॉस यू। नाश्ता चल रहा है। जियांग की आवाज में एक बनावटी सहजता है, जबकि उसकी नजरें चुपके से शराब वाले शेल्फ को तलाश रही हैं। यू डोंगडोंग मुस्कुराकर जवाब देता है, उसके चेहरे पर एक सफल व्यापारी की चमक है। जियांग ताओ अपनी बात को आगे बढ़ाता है, सोचा कल जो शराब दिखाई थी, आज उसे जरा करीब से देख लूं। जैसे ही जियांग शेल्फ की ओर मुड़ता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। बाकी सामान्य बोतलों के बीच 3 बक्से एक अलौकिक नीली रोशनी से जगमगा रहे हैं, सिस्टम का मार्क किया हुआ निशाना। जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह एक अनुभवी अभिनेता की तरह लापरवाही से कहता है, कल रात सपने में देखा कि मैंने इनाम जीता है, इसलिए आज किस्मत आजमाने आ गया। यू डोंगडोंग ठहाका लगाकर हंसता है, सपनों की बात ही अलग है मास्टर जियांग। उठाइए जो उठाना है, क्या पता स्वर्ग से इशारा मिला हो। जियांग ताओ अपनी उंगली धीरे से हवा में लहराता है और बाएं से दूसरे चमकते हुए बक्से की ओर इशारा करता है।
उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं, जिसे वह मुट्ठी बंद करके छुपा लेता है। वह 1499 युआन का भुगतान करता है, मोबाइल का कैमरा क्यूआर कोड की ओर ले जाता है। एक छोटी सी बीप की आवाज होती है और समय जैसे एक पल के लिए थम जाता है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है, बधाई हो, आपने प्रथम पुरस्कार जीता है। जियांग ताओ के गले से एक सच्ची बेतहाशा खुशी की चीख निकलती है। यू डोंगडोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह काउंटर फांदकर मोबाइल देखने आता है। जियांग ताओ अपना दूसरा दाव चलने के लिए मुस्कुराते हुए अगली चमकती हुई बोतल की ओर इशारा करता है। सुपरमार्केट के भीतर पीली लाइटों के बीच धूल के कण तैर रहे हैं और यू डोंगडोंग की उंगलियां घबराहट में नीले रंग के चिंगहुआलांग के बॉक्स पर कस गई हैं। डोंगडोंग की सांसों में जल्दबाजी है, जैसे उसे डर हो कि जियांग ताओ अपना मन न बदल ले और हाथ आया मुनाफा कहीं हवा न हो जाए। ये लीजिए मास्टर जियांग, डोंगडोंग की आवाज में एक चापलूसी भरी खनक है और वह बॉक्स को जियांग की तरफ ऐसे बढ़ाता है जैसे कोई कीमती खजाना हो। वह अपनी चमकदार आंखों से जियांग के चेहरे को पढ़ते हुए कहता है, आज तो आपकी किस्मत के सितारे बुलंदी पर हैं, मुझे लगता है इसमें दूसरा इनाम पक्का निकलेगा। हवा में शराब की पुरानी महक और किराने के सामान की गंध घुली हुई है, जबकि जियांग ताओ के चेहरे पर एक रहस्यमयी और शांत आत्मविश्वास झलक रहा है। जियांग ताओ धीरे से मुस्कुराता है, उसकी हंसी में एक ऐसी गहराई है जो डोंगडोंग की समझ से परे है, एक ऐसा खेल जो सिर्फ वही देख पा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जियांग के चेहरे पर पड़ती है। बीप की आवाज के साथ 1499 युआन का भुगतान डिजिटल स्पेस में तैर जाता है। बॉक्स के गत्ते के फटने की चरमराहट उस शांत दुकान में बिजली के कड़कने जैसी गूंजती है और जियांग की उंगलियां बोतल की गर्दन को मजबूती से थाम लेती हैं। बोतल का ढक्कन एक तीखी क्लिक की आवाज के साथ खुलता है और जियांग की नजरें उसके भीतर छिपे उस छोटे से क्यूआर कोड पर जम जाती हैं। जियांग के दिल की धड़कन तेज होती है। भले ही वह सब जानता है, फिर भी वह रोमांच उसके खून में दौड़ने लगता है, जो किसी जुआरी को जीत के करीब महसूस होता है। जैसे ही कैमरा उसके फोन की स्क्रीन पर जूम करता है, वीचैट का स्कैनर उस कोड को निगल लेता है और एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। डिंग! एक सुनहरी चमक स्क्रीन पर उभरती है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, बधाई हो, आपने प्रथम पुरस्कार जीता है। फिर से जीत गया। जियांग की मुट्ठी हवा में भींच जाती है और उसकी आंखों में एक जंगली चमक कौंधती है जो उसकी सामान्य शालीनता को ढक लेती है। डोंगडोंग का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह झटके से आगे झुकता है, उसकी गर्दन की नसें उभर आती हैं जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फोन की स्क्रीन पर चमकता प्रथम पुरस्कार डोंगडोंग की आंखों में चुभने लगता है। उसे अपनी ही दुकान के स्टॉक की किस्मत पर यकीन नहीं आता। क्या चिंगहुआलांग कंपनी दिवालिया होना चाहती है? डोंगडोंग बुदबुदाता है, उसका दिमाग गणितीय संभावनाओं और इस असंभव वास्तविकता के बीच झूलने लगता है। शौक की लहर गुजरने के बाद डोंगडोंग जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाता है और जियांग को फिर से बधाई देता है। दुकान के कोने में लगा एक पुराना पंखा घरघराहट कर रहा है, जैसे वह भी इस अविश्वसनीय जीत की गवाही दे रहा हो। कल रात का सपना सच हो गया। जियांग की खिलखिलाहट काउंटर से टकराकर वापस आती है, उसकी खुशी में एक अजीब सी संक्रामक ऊर्जा है। डोंगडोंग अब हार नहीं मानना चाहता। वह एक मंझे हुए सेल्समैन की तरह अपनी चाल चलता है। मास्टर जियांग, क्या इस जीत के सिलसिले को एक और बोतल के साथ आगे नहीं बढ़ाएंगे? जियांग ताओ एक पल के लिए रुकता है, उसकी पलकें झपकती हैं और वह एक गंभीर सोच में डूबने का नाटक करता है, जैसे वह किसी ऑस्कर फिल्म का मुख्य अभिनेता हो। ठीक है। आखिरी बार जियांग एक भारी सांस लेता है और अपनी उंगली सीधे उस बॉक्स की ओर करता है जो उसकी खास दृष्टि में सुनहरी आभा छोड़ रहा है। काउंटर पर रखी लकी कैट की प्लास्टिक की मूर्ति अपना हाथ हिला रही है और जियांग उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का ढोंग करता है। तीसरी बार पैसे कटने का मैसेज आता है और डोंगडोंग का हाथ उस आखिरी बॉक्स को उठाते समय हल्का सा कांपता है। जैसे ही जियांग तीसरी बोतल का ढक्कन खोलता है, दुकान के भीतर का तनाव इतना बढ़ जाता है कि हवा भारी महसूस होने लगती है। डिंग! वही चिरपरिचित आवाज, वही सुनहरी रोशनी और फिर से वही अविश्वसनीय शब्द, प्रथम पुरस्कार। डोंगडोंग का गोलमटोल चेहरा बिल्कुल जड़ हो जाता है, उसका मुंह खुला रह जाता है और उसे लगता है जैसे आज भौतिकी के सारे नियम टूट गए हों।
3 बोतलें। 3 प्रथम पुरस्कार। डोंगडोंग के शब्द लड़खड़ा रहे हैं। वह जियांग को ऐसे देखता है जैसे वह कोई इंसान नहीं, किस्मत का देवता हो। जियांग ताओ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए बोतलें समेटता है और फिर अचानक रुककर डोंगडोंग की आंखों में सीधे देखता है। बॉस यू, ये होंगयुनलांग मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या आप इसे वापस खरीदेंगे? जियांग का स्वर अब व्यापारिक और सख्त हो जाता है। डोंगडोंग के चेहरे पर लालच और सम्मान का एक अजीब मिश्रण उभरता है। वह तुरंत अपने कैलकुलेटर पर उंगलियां चलाने लगता है। कैलकुलेटर की स्क्रीन पर 1750 फीट का अंक चमकता है, जो जियांग की उम्मीदों के तराजू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 3 बोतलों का कुल 5250। कैलकुलेटर खटखटाते हुए डोंगडोंग कहता है। उसकी सांसें अब सामान्य हो रही हैं क्योंकि उसे भी अपने मुनाफे की गुंजाइश दिखती है। खुली हुई बोतलों की कीमत पर मोलभाव होता है। जियांग उन्हें बेचने से मना कर देता है और उन्हें नए साल की दावत के लिए बचाकर रखने का फैसला करता है। स्मार्टफोन की एक अंतिम बीप के साथ 5250 युआन जियांग के खाते में जमा हो जाते हैं और वह अपनी जीत की भारी बोतलें उठाता है। जियांग ताओ दुकान के दरवाजे से बाहर निकलता है। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और पीछे रह जाता है एक भौचक्का दुकानदार जो आज भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। यू डोंगडोंग ने अपनी दुकान के काउंटर पर उन 3 चमचमाती बोतलों के ढक्कन रखे जिनका भाग्य जियांग ताओ ने अभी अभी बदला था। तांबे की रंगत वाले वे ढक्कन अब जियांग के लिए महज कचरा थे, लेकिन डोंगडोंग के लिए वे जियांग की अविश्वसनीय किस्मत का सबूत थे। दुकान के कोने में रखे पुराने लकड़ी के बक्सों से डोंगडोंग ने 3 साधारण कॉर्क निकाले और उन्हें सलीके से बोतलों के मुंह पर ठोक दिया। जियांग ताओ ने एक विजी मुस्कान के साथ अपने झोले को संभाला, जिसमें कीमती शराब की बोतलें अब खनक रही थीं। फिर मिलते हैं, बॉस यू। जियांग ने हाथ हिलाकर विदा ली और सुपरमार्केट की हल्की मध्यम रोशनी से बाहर निकलकर दोपहर की सुनहरी धूप में कदम रखा। जियांग के चेहरे पर वह सुकून था जो केवल एक सफल सौदे के बाद आता है। सुपरमार्केट के दरवाजे से अभी वह 10 कदम ही चला था कि सामने से एक जानी पहचानी परछाई उसकी ओर बढ़ती दिखी। सूरज की रोशनी उस व्यक्ति के चांदी जैसे सफेद बालों पर पड़कर चमक रही थी, जो दूर से ही अपनी दबंग शख्सियत का एहसास करा रहे थे। ओह श्याओ जियांग, आज गाड़ी नहीं चला रहे? और ये क्या, शराब की पेटियां? घर पर कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? वह कड़क और भारी आवाज जियांग के मकान मालिक लू कियान की थी। 70 साल की उम्र होने के बावजूद लू कियान की चाल में एक जवान जैसी फुर्ती और चेहरे पर गुलाबी चमक थी। उनकी आंखों में दुनियादारी का वह तजुर्बा था जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ भांप लेता था। अंकल लू कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। उनकी 17,000 की पेंशन और अपार्टमेंट के किराए से होने वाली 30,000 की आमदनी उन्हें इलाके का सबसे रईस बुजुर्ग बनाती थी। उनकी शानो शौकत के आगे शहर के कई पढ़े लिखे नौजवान भी फीके पड़ जाते थे। बूढ़े आदमी का जीवन किसी राजा से कम नहीं था। महंगी सिगरेट, बढ़िया शराब, बालों का स्टाइल और पालतू पक्षियों के साथ सड़कों पर टहलना ही उनकी दिनचर्या थी। जियांग को अक्सर उन्हें देखकर अपनी और उनकी किस्मत के अंतर का एहसास होता था। नहीं अंकल, कोई मेहमान नहीं है, बस सिगरेट लेने गया था तो सोचा कुछ बोतलें भी साथ ले लूं। अभी काम पर निकलना है। जियांग ने एक विनम्र मुस्कान बिखेरी और अपनी चाल थोड़ी तेज की ताकि बातचीत लंबी न खींचे। तभी लू कियान की पैनी नजर जियांग के थैले से झांकते हुए नीले और सफेद रंग के प्रीमियम डब्बों पर पड़ी। अरे, यह तो किंग हुआलांग है। वाह श्याओ जियांग, लगता है धंधा बहुत चमक रहा है। अब सीधे टॉप शेल्फ ब्रांड्स पर हाथ डाल रहे हो। शराब का नाम सुनते ही बूढ़े जमींदार की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जियांग को अच्छी तरह पता था कि अंकल लू को शराब का बेहद शौक है, और वह भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि कम से कम 500 युआन प्रति बोतल वाली। लू कियान अक्सर कहा करते थे, 70 का तो हो गया हूं, अब कितने साल बाकी हैं? जो वक्त बचा है उसमें अच्छा खाना, अच्छा पीना और खुलकर जीना ही मेरा असली मुनाफा है। जियांग के मन में अचानक एक टीस उठी। उसके माता पिता भी 60 के पार थे, लेकिन वे हर सुबह अंधेरे में उठकर मजदूरी के लिए निकल जाते थे। पसीने से तरबतर होकर वे महीने भर में जितना कमाते थे, वह अंकल लू की पेंशन का आधा भी नहीं था। अंकल लू, जरा इधर आइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जियांग ने सावधानी से गलियारे के एक सुनसान कोने की ओर इशारा किया।
उसका दिमाग अब तेजी से एक नए सौदे की गणित सुलझाने लगा था। इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हो भाई? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उत्सुकतावश जियांग के पीछे पीछे गली के मुहाने तक चला आया, जहां लोगों का शोर थोड़ा कम था। जियांग ने अपनी आवाज धीमी की और झोले से एक बोतल की झलक दिखाई। अंकल, ये तीनों बॉक्स मैंने अभी बॉस यू से खरीदे हैं। आपको यकीन न हो तो उनसे पूछ लीजिएगा, मैंने बस इनके ढक्कन खोलकर क्यूआर कोड स्कैन किए हैं। इनाम तो मैंने निकाल लिए, लेकिन शराब को छुआ तक नहीं है। क्यूआर कोड अब काम के नहीं रहे, तो ये आपके लिए बस साधारण बोतलें हैं। अगर आपको खुली बोतलों से परहेज न हो तो मैं इन्हें सस्ते में दे दूंगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब एक गंभीर रुचि उभर आई। एक सच्चे शराब प्रेमी के लिए इनाम तो बस एक खेल था, असली सुकून तो उस तरल के स्वाद में था जिसे दुनिया किंग हुआलान कहती थी। अंकल लू जानते थे कि बाजार में इस शराब के इनाम जीतने की दर कितनी घटिया है। लोग 10 बोतलें खरीदकर भी शायद ही कोई ढंग का इनाम जीत पाते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़ा नौजवान आज किस्मत का बादशाह बना बैठा है। अच्छा, तो फिर बताओ कितना सस्ता दोगे? लू कियान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए पूछा। जियांग ने पल भर के लिए हिसाब लगाया और फिर सीधे आंखों में देखते हुए कहा, तीनों बोतलें 2700 में, यानी लगभग 40% की भारी छूट। 2700 सुनते ही लू कियान की पलकें झपकीं। 2000 युआन से ज्यादा की बचत किसी भी शौकीन के लिए एक बड़ा लालच थी। उन्होंने कुछ पल सोचा, फिर अपनी 2 उंगलियां खड़ी कीं। 2000, और मैं अभी सब ले लूंगा। अंकल लू, आप तो मेरी जान ही निकाल रहे हैं। सीधे आधा दाम। जियांग ने अपने झोले को कसकर सीने से लगा लिया, जैसे वह अपनी सबसे कीमती संपत्ति को लुटने से बचा रहा हो। उसका अभिनय किसी मंझे हुए कलाकार जैसा था। ठीक है, 2100, यह मेरी आखिरी पेशकश है, लू कियान ने जोर दिया। जियांग ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, 2600, एक पैसा भी कम नहीं अंकल, मैंने 4500 खर्च किए हैं इनके लिए। हवा में मोलभाव का तनाव बढ़ने लगा। चलो दोनों थोड़ा समझौता करते हैं। तुम थोड़ा कम करो, मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। 2300। जियांग ने गहरी सांस ली और अंतिम पासा फेंका। चलिए आपकी बात रखता हूँ, 2400। ठीक है, 2400 ही सही। जरा माल चेक करने दो। लू कियान ने खिलखिलाते हुए हार मान ली। उन्हें इस छोटी सी सौदेबाजी के खेल में जो मजा आता था वह शराब के नशे से कम नहीं था। जियांग के लिए यह महज खेल नहीं था, यह 2400 युआन उसकी बेटी के लिए एक शानदार जैकेट और घर के राशन का सहारा थे। उसने मन ही मन सोचा कि वह एक बोतल खुद पीने वाला था, लेकिन 80,000 का कर्ज उसे ऐसी विलासिता की इजाजत नहीं देता था। बूढ़े आदमी ने बोतल का कॉर्क हटाया, एक गहरी सांस लेकर खुशबू को महसूस किया और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। असली माल है। चलो श्याओ जियांग, अपना कोड निकालो, मैं पेमेंट करता हूँ। जियांग ने फुर्ती से अपना फोन निकाला और कवर के पीछे चिपका वीचैट क्यूआर कोड अंकल लू के सामने कर दिया। चंद सेकंड बाद फोन ने एक सुरीली आवाज की, वीचैट पर 2400 युआन प्राप्त हुए। यह आवाज जियांग के कानों में किसी संगीत की तरह गूंजी। वैसे श्याओ जियांग, सच बताना, तुमने इन बोतलों से कौन सा इनाम जीता था? लू कियान ने पैसे भेजते हुए शरारत से पूछा। जियांग ने मुस्कुराते हुए सादगी से जवाब दिया, बस 3 प्रथम पुरस्कार और कुछ नहीं। 3 फर्स्ट प्राइज। सपने देख रहे हो क्या? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। उन्हें यकीन था कि जियांग मजाक कर रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों बोतलें खाली की थीं, लेकिन प्रथम पुरस्कार कभी नहीं देखा था। जियांग ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और सड़क की ओर बढ़ गया। यकीन न आए तो कोई बात नहीं अंकल, अब मुझे देर हो रही है। अलविदा। उसकी पीठ के पीछे लू कियान बड़बड़ा रहे थे, आजकल के बच्चे भी न। बड़े बड़े सपने। उधर यूडोंगडोंग के सुपरमार्केट के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। जियांग की अविश्वसनीय जीत देख चुके डोंगडोंग की उंगलियों में खुजली होने लगी थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन लालच जीत गया। उसने अपनी दुकान की एक नई पेटी फाड़ी और उसमें से 2 ताज़ा बोतलें निकालीं। अगर जियांग जीत सकता है तो शायद आज किस्मत मुझ पर भी मेहरबान हो। उसने बुदबुदाते हुए अपना फोन उठाया। पहली बोतल का कोड स्कैन होते ही स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश आया, बधाई हो, आपने तीसरा पुरस्कार जीता है। डोंगडोंग के चेहरे पर फीकी मुस्कान आई। फिर उसने दूसरी बोतल स्कैन की, नतीजा फिर वही, तीसरा पुरस्कार।
दो छोटी 100 मिलीलीटर की बोतलें उसके हाथ में थीं, लेकिन उसका दिल भारी हो गया था। उसे समझ आ गया कि किस्मत की लकीरें सबके हाथों में एक जैसी नहीं होती। यो डोंगडोंग अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर ढह गया और गहरी आह भरते हुए छत की ओर देखने लगा। इंसान और इंसान के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? उसने कसम खाई कि आज के बाद वह कभी अपनी ही दुकान की बोतलों पर जुआ नहीं खेलेगा। ट्रक के छोटे से केबिन में धुंधली रोशनी फैली है, जहां जियांग ताओ अपने फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा है। उसकी उंगलियां तेजी से कैलकुलेटर पर चल रही हैं और स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर जीत की एक चमक बिखेर रही है। 3153 वह फुसफुसाता है और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आती है जो बरसों बाद उसके चेहरे पर ठहरी है। नोटों का हिसाब केवल गणित नहीं, बल्कि उसकी डूबती हुई जिंदगी के लिए एक मजबूत पतवार की तरह महसूस हो रहा है। वह एक सिगरेट सुलगाता है और धुएं का गहरा कश लेकर उसे धीरे से बाहर निकालता है। धुएं के छल्ले ट्रक की खिड़की से बाहर ठंडी हवा में विलीन हो रहे हैं, जैसे उसकी बरसों की चिंताएं भी उस धुएं के साथ उड़ रही हों। इंजन गरज उठता है और ट्रक धीरे धीरे रेड स्टार सेकंड हैंड फर्नीचर मार्केट की ओर बढ़ने लगता है। सड़क के किनारे लगे पेड़ पीछे छूट रहे हैं और जियांग के मन में पहली बार भविष्य को लेकर एक धुंधली ही सही पर सुनहरी उम्मीद जाग रही है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। जियांग ने अपने ट्रक को मार्केट के प्रवेश द्वार पर बिल्कुल उसी तरह खड़ा किया है जैसे कोई अनुभवी शिकारी अपने शिकार के इंतजार में घात लगाकर बैठता है। उसकी निगाहें हर आने जाने वाले पर टिकी हैं। पुराने दिनों की वह चुभती हुई घबराहट अब गायब है। पहले जब वह यहाँ खड़ा होता था तो उसे हर सेकंड अपनी खाली जेब का एहसास होता था और बाजार की भीड़ उसे डराने लगती थी, पर आज हवा में एक अजीब सा सुकून है। अतीत की यादें एक काले साये की तरह उसे घेरे रहती थीं, लेनदारों के फोन, बिलों का ढेर और रातों की नींद हराम कर देने वाला तनाव। उसे याद आता है कि कैसे हर घंटी उसे झकझोर देती थी, जैसे कोई मौत का फरमान सुनाने वाला हो। लेकिन आज का नजारा अलग है। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे को सहला रही है और उसका मन किसी शांत झील की तरह स्थिर है। उसकी सांसें अब उथली नहीं, बल्कि गहरी और इत्मीनान भरी हैं। अचानक एक ग्राहक पास आता है, जिससे जियांग की तंद्रा टूटती है। मास्टर, बैगेजुआंग तक कुछ बेड ले जाने का क्या लोगे? जियांग अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेता है और एक चतुर व्यापारी की तरह अपनी नजरें सिकोड़ता है। सौदा 70 युआन पर तय होता है। जियांग जोश के साथ स्टीयरिंग थामता है और ट्रक को फर्नीचर के ढेर के बीच से घुमाते हुए आगे ले जाता है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही हैं, लेकिन यह मेहनत अब बोझ नहीं लग रही। दोपहर तक सूरज सिर पर आ चुका है। जियांग ने अब तक 3 चक्कर लगा लिए हैं। अपनी जेब में रखे 230 युआन को वह हाथ से सहलाता है। कागजी नोटों की वह खुरदरी बनावट उसे अपनी मेहनत की कीमत का एहसास कराती है। दोपहर का खाना एक छोटे से ढाबे पर है, सिर्फ 10 युआन का सादा भोजन। वह ट्रक की सीट को पीछे झुकाता है और 1 घंटे की छोटी सी नींद लेता है, जबकि बाहर बाजार का शोर किसी मधुर संगीत की तरह उसके कानों में गूंज रहा है। शाम ढलते ढलते उसने 4 और काम निपटा लिए हैं। कुल कमाई 530 युआन। ईंधन का खर्च निकालने के बाद भी 400 युआन का शुद्ध मुनाफा उसकी जेब में सुरक्षित है। सूरज की आखिरी किरणें ट्रक के शीशे पर सुर्ख लाल रंग बिखेर रही हैं। शाम 6 बजे बाजार के गेट भारी आवाज के साथ बंद होते हैं। जियांग अपने घर की ओर गाड़ी मोड़ता है। उसका थका हुआ शरीर अब आराम मांग रहा है, लेकिन उसका मन कल की नई संभावनाओं की ओर दौड़ रहा है। घर पहुंचकर वह रसोई में बर्तन खड़काता है। टमाटर और अंडों के साथ नूडल्स पकने की खुशबू छोटे से कमरे में फैल जाती है। यह एक साधारण सा भोजन है, लेकिन आज इसकी रंगत किसी दावत से कम नहीं लग रही। खाने के बाद वह एक छोटी सी ड्रिंक और मूंगफली के साथ बैठता है। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा गहरा रहा है और जियांग अपने एकांत का आनंद ले रहा है, जो कभी उसे काटने को दौड़ता था। कल की क्या खबर होगी, वह बुदबुदाता है। वह अपनी बुद्धि प्रणाली, इंटेलिजेंस सिस्टम को खोलता है। उसकी आंखें नीली डिजिटल स्क्रीन की चमक में कौंध रही हैं, जिसमें अगली सूचना के लिए उल्टी गिनती चल रही है। तभी फोन की घंटी बजती है। उसकी पत्नी शूली का वीडियो कॉल।
स्क्रीन पर उसकी पत्नी का चेहरा उभरता है, जिसने आज एक हल्के स्लेटी रंग की ड्रेस पहनी है। वह उतनी ही सुंदर लग रही है जितनी उस दिन जब वे पहली बार मिले थे। वाह, यह अप्सरा किसकी पत्नी है? जियांग मजाक करता है, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान है। शूली की मुस्कान उसकी सारी थकान को एक झटके में मिटा देती है। वे अपने भविष्य के सपने बुनते हैं। जियांग उसे बीजिंग बुलाने की जिद करता है, लेकिन शूली पैसों की बचत की बात करती है। उनकी बातचीत में गरीबी की कड़वाहट नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास की मिठास है। जियांग उसे 4000 युआन भेजता है, यह झूठ बोलकर कि उसने फोन बेच दिया है। असल में वह आईफोन 15 उसने छिपा कर रखा है, जिसे वह नए साल पर अपनी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू देखने के लिए उपहार में देगा। शूली बताती है कि उसकी मां ने भी मदद के लिए पैसे भेजे हैं। जियांग का गला भर आता है जब वह सुनता है कि उसकी पत्नी उसका कितना ख्याल रखती है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है, वह प्यार से कहती है। कॉल कटने के बाद जियांग अंधेरे कमरे में छत को ताकता रहता है। वह खुद से वादा करता है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को दुनिया की हर खुशी देगा। अब उसके पास एक रास्ता है, एक जादुई प्रणाली है। रात के 12:01 बजते ही वह अपनी सांसें रोक लेता है। वह अपने हाथों को रगड़ता है और हवा में प्रार्थना करता है, जैसे कोई भक्त अपने भगवान से वरदान मांग रहा हो। हे धन के देवता, आज कुछ बड़ा दिखाना। सिस्टम रिफ्रेश होता है और स्क्रीन पर सुनहरे शब्द उभरते हैं। मर्चेंट B25 के पास एक पुराने सोफे के अंदर 29,800 युआन छिपे हुए हैं। जियांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 30,000 युआन के करीब की रकम। यह उसकी 3 महीने की हाड़तोड़ मेहनत के बराबर है। वह सोफे की कल्पना करने लगता है, किस्मत की तिजोरी जो किसी दुकान के कोने में धूल फांक रही है और उसका इंतजार कर रही है। वह बिस्तर पर लेटने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। अंधेरे में उसे सिर्फ लाल नोटों के ढेर और वह पुराना सोफा दिखाई दे रहा है। कल की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह होने वाली है। भोर की पहली किरण अभी खिड़की के कांच से टकराई ही थी कि 6:30 पर जियांग ताओ के मोबाइल के अलार्म ने कमरे के सन्नाटे को बेरहमी से चीर दिया। नींद के भारीपन में डूबा जियांग ताओ अलार्म बंद कर दोबारा रजाई में दुबकने ही वाला था कि अचानक बीती रात की वह सनसनीखेज खबर उसकी आंखों के सामने बिजली की तरह कौंध गई। एक झटके में उसकी नींद हवा हो गई और वह बिस्तर पर बिजली की फुर्ती से उठ बैठा। कमरे की ठंडी हवा और पैसों की गर्मी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। पैसों की ताकत भी क्या जादुई चीज है। आलस्य जो इंसानी फितरत का हिस्सा है, वह नोटों की चमक के आगे घुटने टेककर किसी ढहती हुई दीवार की तरह चकनाचूर हो गया। महज 3 मिनट के भीतर जियांग ताओ पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसके जूते फर्श पर तेजी से थपका रहे थे और दिल में जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की बेताबी धड़क रही थी। जब वह अपने घर की सीढ़ियां उतरकर बाहर निकला तो सुबह की धुंधली रोशनी ने उसका स्वागत किया। रेड स्टार फर्नीचर मार्केट के खुलने में अभी वक्त था, पर उसका मन भाग रहा था। उसकी आंखों में उन 29,800 युआन का सपना नाच रहा था जो उसे आज हासिल करने थे, और इस ख्याल मात्र ने ही उसके चेहरे पर एक गहरी और शातिर मुस्कान ला दी थी। काम शुरू करने से पहले खुद को एक शाही दावत देने की चाहत उसे पुराने गू की मटन सूप की दुकान की ओर खींच ले गई, जहां से भाप और मसालों की खुशबू आ रही थी। गर्मागर्म मटन सूप का एक बड़ा कटोरा और आधी चपाती का स्वाद उसकी जीभ पर फैल गया। तेज ठंड में सूप की गर्माहट उसके शरीर में नई जान फूंक रही थी। संतुष्ट होकर जब वह दुकान से बाहर निकला तो गांव के मुहाने पर उसे वांग लियानमिंग मिल गया, जो अपने हाथ कोट की जेबों में ठूंसे हुए तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। आजकल तो बड़े मजे में हो जियांग, सुबह सुबह मटन सूप के जायके लिए जा रहे हैं। वांग की आवाज में हल्की सी चुटकी और गहरी ईर्ष्या साफ झलक रही थी। जियांग ताओ ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि बस खाना बनाने का आलस था, पर वांग की आंखों में अपनी पत्नी के बनाए सादे कद्दू के दलिया का दर्द साफ तैर रहा था। वांग अपनी शादीशुदा जिंदगी की मजबूरियों का रोना रोने लगा। उसकी बातों में वह घुटन थी जो एक सख्त अनुशासन में रहने वाले पति के दिल से निकलती है। तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया खुली है जियांग, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। मेरे घर में तो हर निवाला एक गुनाह जैसा महसूस होता है।
जियांग ताओ ने अपनी पत्नी की याद में एक ठंडी आह भरी और वांग की मजाक वाली बातों को हंसकर टाल दिया, यह जानते हुए कि हर कोई दूसरे के जीवन को ही बेहतर समझता है। दोनों अपनी अपनी ट्रकों की ओर बढ़े। इंजन की गड़गड़ाहट सुबह की शांति को तोड़ रही थी और दोनों का रास्ता एक ही था, किस्मत आजमाने का वह पुराना बाजार। 7:30 बजते ही रेड स्टार फर्नीचर मार्केट के लोहे के गेट भारी आवाज के साथ खुले और देखते ही देखते व्यापारियों और खरीदारों का हुजूम अंदर उमड़ने लगा। जियांग ताओ ने अपनी ट्रक का दरवाजा एक झटके में खोला, नीचे कूदा और अपनी टोपी ठीक करते हुए उस भीड़ का हिस्सा बन गया जहां सपनों और रद्दी का सौदा होता था। बाजार की गलियों से गुजरते हुए वह सीधा ब्लॉक की दुकान नंबर 25 की ओर बढ़ा। वह इस भूल भुलैया जैसे बाजार के हर कोने से बरसों पुरानी वाकिफियत रखता था। दुकान के बंद शटर को देखकर जियांग की धड़कनें तेज होने लगीं। उसने बार बार अपनी घड़ी देखी और उसके माथे पर बेचैनी की लकीरें उभरने लगीं। उसने खुद को शांत करने के लिए एक सिगरेट सुलगाई। धुएं के छल्लों के बीच वह खुद को समझा रहा था कि घबराने की बात नहीं है, वह सोफा कोई सोना तो नहीं जो उड़ जाएगा। तभी एक भारी भरकम महिला, जिसके बाल घुंघराले थे और जिसने मरून रंग का लंबा जैकेट पहना था, चाबियों का गुच्छा खनखनाते हुए दुकान के सामने आकर रुकी। उसके हाथ में नाश्ते का एक रोल था जिससे वह बेपरवाही से निवाले ले रही थी। जियांग की आंखों में उसे देखकर ऐसी चमक आई जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। जैसे ही ताला खुला और जियांग अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखों के सामने फिर से वही रहस्यमयी रोशनी का स्तंभ नाच उठा जो सीधे छत को छू रहा था। वह रोशनी उत्तर पश्चिमी कोने से आ रही थी, जहां वह सोफा रखा था जिसमें किसी का छिपा हुआ काला धन या गुप्त संपत्ति जियांग का इंतजार कर रही थी। जियांग ने अपनी चाल धीमी की और जानबूझकर दूसरी चीजों को देखने का नाटक करने लगा ताकि उस चतुर दुकानदार महिला को उसके असली इरादे पर जरा भी शक न हो। अंत में वह उस गुलाबी रंग के 2 सीटों वाले सोफे के पास पहुंचा, जो देखने में बिल्कुल नया था, पर उसका भड़कीला रंग जियांग जैसे मर्द के लिए थोड़ा अजीब था। क्या पसंद आया भाई साहब? यह गुलाबी सोफा लेना है क्या? ली गुइलिंग ने अपने नाश्ते का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। जियांग ताओ ने झेंपते हुए अपनी पत्नी का बहाना बनाया। जी, मेरी पत्नी को यह रंग बहुत पसंद है, बस उसी के लिए देख रहा था। इसकी कीमत क्या होगी? दुकानदार महिला ने सोफे को देखा और फिर जियांग को। उसकी नजरों में एक अजीब सा संदेह था, मानो वह जियांग की पसंद पर मन ही मन हंस रही हो। तभी अचानक ली गुइलिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपने माथे पर हाथ मारा जैसे उसे कोई बहुत जरूरी बात अचानक याद आ गई हो। अरे भाई साहब, माफ करना, मेरी याददाश्त भी न। यह सोफा तो बिक चुका है, कल रात ही लाइव स्ट्रीमिंग में एक ग्राहक ने इसे बुक कर लिया था। यह सुनते ही जियांग ताओ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे सन्नाटा छा गया और सामने खड़ी 29,000 की रकम धुंधली होने लगी। उसने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं। उसका सारा जोश और सुबह की मेहनत एक पल में पानी की तरह बहती हुई महसूस हुई। क्या? बिक गया? पर इसे तो अभी यहीं होना चाहिए था। जियांग की आवाज में वह टूटन थी जो एक हारे हुए जुआरी की होती है जब बाजी हाथ से निकल जाए। वह उस गुलाबी सोफे को टकटकी लगाकर देखता रहा, यह सोचकर कि उसकी किस्मत को किसने इतनी बेरहमी से ठेंगा दिखा दिया और उससे पहले बाजी मार ली। बाजार की सुबह की धुंध में जियांग ताओ की आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। उसकी नजर उस सोफे पर टिकी थी जो मामूली सा दिखने के बावजूद हजारों के राज छिपाए बैठा था। दुकान की मालकिन ली गुइलिंग अपने गले में लटका QR कोड संभाले हुए एक चतुर व्यापारी की मुस्कान के साथ जियांग ताओ को ताड़ रही थी, जैसे उसकी जेब की गहराई भांप रही हो। भाई वहां देखो, बिल्कुल वैसा ही रंग और डिजाइन है। गुइलिंग ने एक पुराने घिसे हुए सोफे की तरफ इशारा किया, जिसकी लकड़ी से हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। जियांग ताओ ने अपनी धड़कनों को काबू में किया और सोफे के मखमली कपड़े पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं चाची, पहली नजर का प्यार है ये, मुझे बस यही चाहिए। उसने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे पर एक मासूम जिद ओढ़ ली, मानो वो कोई आम ग्राहक हो जो सिर्फ अपनी पसंद के पीछे पागल है, न कि उस छिपे हुए खजाने के पीछे। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में तो थोड़ा रंग का फर्क चल जाता है। जियांग ताओ ने फुसफुसाते हुए लालच का बीज बोया, आप इसे मुझे दे दीजिए और ग्राहक को वो दूसरा वाला भेज दीजिएगा। गुइलिंग के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। उसने अपनी बाहें सिकोड़ी और नैतिकता का ढोंग करते हुए कहा, व्यापार ईमानदारी से चलता है बेटा, ज़बान की कीमत होती है यहाँ।
जियांग ताओ समझ गया कि ये ईमानदारी सिर्फ ऊंची कीमत की मांग कर रही है। उसने अपनी जेब टटोली और एक गहरी सांस लेकर दांव खेला। लाइव वाली कीमत पर 100 युआन ऊपर दूंगा। जियांग ताओ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मानो वो अपनी आखिरी चाल चल रहा हो। 100 युआन का नाम सुनते ही गुइलिंग की आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसके दिमाग में मुनाफे के आंकड़े बिजली की तरह दौड़ने लगे। 100 युआन की खरीद और 400 की बिक्री, अब जियांग के 100 जोड़कर मुनाफा सीधे दोगुना हो रहा था। गुइलिंग का लालच उसकी नैतिकता पर भारी पड़ गया। चलो ठीक है, तुम्हारी पसंद के आगे हार मानती हूँ। उसने नाटक करते हुए लंबी सांस ली, जैसे वो जियांग पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। जियांग ताओ के मन में एक टीस उठी। गुइलिंग की फुर्ती देख उसे एहसास हुआ कि उसने 50 युआन फालतू बोल दिए। बाजी शायद कम में भी जीत ली जाती। पर अगले ही पल उसने सोफे के अंदर दबे उस मोटे बटुए के बारे में सोचा और उसकी घबराहट एक छिपी हुई मुस्कान में बदल गई। कितने हुए कुल? जियांग ने जल्दी से अपना फोन निकाला। डर था कि कहीं कोई और आकर ये सोने की मुर्गी न ले उड़ जाए। कल रात ये 450 में बिका था। तुम्हारे 100 मिलाकर हुए पूरे 550 युआन। गुइलिंग ने अपना क्यूआर कोड जियांग के चेहरे के करीब लाते हुए कहा। बीप की आवाज के साथ 550 युआन हवा में उड़कर गुइलिंग के खाते में जा गिरे और जियांग ताओ ने सोफे के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। अब ये उसका था। दोनों ने मिलकर भारी सोफे को घसीटना शुरू किया। लोहे के शटरों और पुरानी लकड़ी की गंध के बीच जियांग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जियांग का ट्रक बाजार के संकरे रास्ते से धूल उड़ाता हुआ दुकान के सामने आकर रुका, मानो कोई एम्बुलेंस किसी मरीज को ले जाने आई हो। सोफा ट्रक की छत पर चढ़ते ही जियांग ने एक विजेता की तरह गुइलिंग को विदा किया और बिना पीछे मुड़े एक्सीलरेटर दबा दिया। सियाओशान्हे गांव की उबड़-खाबड़ गलियों से गुजरते हुए जियांग की नजरें बार बार पीछे रखे सोफे पर जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि वो गायब न हो जाएं। अपने संकरे कमरे की सीढ़ियों पर अकेले ही 100 पाउंड का बोझ उठाए जियांग की रगों में एड्रेनालिन दौड़ रहा था। थकान का तो नामो निशान नहीं था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते ही सन्नाटा छा गया। जियांग ने कांपते हाथों से सोफे के पीछे वाले हिस्से को टटोला। जब हाथों को कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने दराज से कैंची निकाली और एक सर्जन की तरह सोफे के कपड़े को बेरहमी से फाड़ना शुरू कर दिया। रुई और लकड़ी के बुरादे के बीच अचानक एक काला चमड़े का किनारा चमक उठा। जियांग की सांसें थम गईं। झटके से बाहर खींचने पर एक भारी, नोटों से लबालब भरा काला बटुआ उसके हाथ में था। नीली और गुलाबी नोटों की गंध कमरे में फैल गई। पूरे 298 नोट। जियांग ताओ ने कांपती उंगलियों से पैसे गिने। 29,250 युआन का शुद्ध मुनाफा उसकी आंखों के सामने उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। फर्नीचर मार्केट के धुंधले उजाले में जियांग ताओ एक पुराने सोफे को घसीट रहा है। उसकी सांसों से निकलती भाप ठंडी हवा में जम रही है और उसके मन में इंटेलिजेंस सिस्टम की शक्ति को लेकर एक अजीब सी घबराहट और रोमांच का युद्ध चल रहा है। पसीने से तरबतर जियांग ताओ रुककर अपने हाथों को देखता है, जहां मेहनत की लकीरें अब एक जादुई भविष्य की गवाह बनने वाली हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी सावधानी और डर की चमक है। बाजार के शोर के बीच वह खुद से फुसफुसाता है, किफायत से विलासिता तक जाना आसान है, लेकिन विलासिता से वापस मुड़ना नामुमकिन। और उसके चेहरे पर एक गहरा संकल्प उभर आता है। वह एक पुराने अखबार के पन्ने पर छपे मुक्केबाज टायसन की तस्वीर को देखता है, जो फटेहाल होने की कहानी कह रही है, और जियांग खुद को विलासिता के उस कंजम्पशन ट्रैप से बचने की चेतावनी देता है। बाजार की आखिरी लाइट बंद होते ही सन्नाटा छा जाता है और जियांग अपनी जेब में रखे उन 400 युआन को महसूस करता है जो उसने दिन भर की मजदूरी से कमाए हैं, जबकि सोफे में छिपा खजाना उसके बैग में भारी लग रहा है। अपनी पुरानी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए वह दूर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखता है, जो अब उसे महज रोशनी नहीं बल्कि चमकते हुए सिक्कों की तरह नजर आ रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखते ही वह गुनगुनाने लगता है। गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट उसके उत्साह के साथ मिलकर एक जीत का संगीत पैदा कर रही है। 90,000 प्रति महीना, यानी साल का 1 मिलियन, वह खुद से कहता है। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है और वह अपनी ही सोच पर हंस पड़ता है। वह अचानक ब्रेक मारता है और अपनी परछाई को शीशे में देखते हुए चिल्लाता है, भाड़ में जाएं 1 मिलियन। इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ तो मैं अरबों का मालिक बनूंगा। सड़क किनारे की एक छोटी दुकान की पीली रोशनी में वह रुकता है,
जहां सुअर के मांस की महक और ताज़ी रोटियों की खुशबू उसे उसकी औकात और आने वाले भविष्य के बीच के पुल पर खड़ा कर देती है। अपने किराए के छोटे से कमरे में पहुंचकर वह मेज पर शराब की बोतल और खाना सजाता है। कमरे की दीवारों की पपड़ी अब उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि ये जल्द ही बदलने वाली हैं। शराब का एक कड़वा घूंट गले से नीचे उतरते ही वह सोफे से मिले 29,000 युआन के बारे में सोचता है। उसकी नजरें अपनी पत्नी की तस्वीर पर टिक जाती हैं और एक खामोश कशमकश उसके चेहरे पर दिखाई देती है। नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। वह बुदबुदाते हुए एक लंबी सांस लेता है और सोफे में छिपे उस रहस्य को अपने सीने की गहराइयों में दफन कर देता है। तभी फोन की स्क्रीन पर उसकी पत्नी शूली का चेहरा चमकता है। वीडियो कॉल की रोशनी उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को कैद कर लेती है, जिसे वह मुस्कुराहट के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। 1 घंटे तक चलती उस बातचीत में प्यार, घरेलू मुश्किलें और भविष्य के सपने तैरते रहते हैं। जियान का दिल भारी हो जाता है जब वह अपनी पत्नी की थकी हुई आंखों को देखता है। कॉल कटते ही कमरे का सन्नाटा वापस लौट आता है, लेकिन तभी फोन फिर से बजता है। ब्रदर वांग का नाम स्क्रीन पर नाच रहा है। अरे भाई, बल्ब फ्यूज हो गया। भाभी घर पर अकेली हैं। जियांग की आवाज में एक जिम्मेदारी का भाव आता है और वह अपनी काली जैकेट उठाकर अंधेरे की ओर निकल पड़ता है। सर्द रात की हवा उसके चेहरे से टकराती है जब वह वांग के घर की ओर कदम बढ़ाता है। गलियों के सन्नाटे में केवल उसके जूतों की चाप सुनाई दे रही है। बिल्डिंग के नीचे हे फेंग खड़ी है। पीली स्ट्रीट लाइट में उसका गोल चेहरा और गालों का डिंपल उसे उसकी उम्र से कहीं छोटा और मासूम दिखा रहा है। जियांग की 182 सेंटीमीटर की लंबी कदकाठी जब हे फेंग के सामने आती है तो एक अजीब सा शारीरिक तनाव हवा में तैरने लगता है, जिसे दोनों महसूस करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय हे फेंग की ड्रेस पैंट की सरसराहट और उसके काम के मेकअप की हल्की खुशबू जियांग के होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन वह नजरें झुकाए चलता रहता है। कमरे के अंदर की छत बहुत नीची है। जियांग एक स्टूल पर चढ़ता है और हे फेंग उसे सहारा देने के लिए अपने हाथ उसके पैरों के करीब ले आती है। जैसे ही हे फेंग की कोमल उंगलियों का स्पर्श जियांग की टांगों से होता है, उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली का झटका बल्ब से नहीं बल्कि उसके शरीर से होकर गुजरा हो। जियांग का गला सूख जाता है। वह जल्दी जल्दी पेचकश घुमाता है ताकि इस दमघोंटू और मादक नजदीकी से जल्द बाहर निकल सके। नया बल्ब जलते ही पूरा कमरा दूधिया रोशनी से नहा जाता है और उस रोशनी में जियांग हे फेंग की आंखों में एक अजीब सी दावत और चमक देखता है जो उसे ठहरने का इशारा कर रही है। मैं कपड़े बदल लेती हूँ, तुम तब तक बैठो। हे फेंग के इन शब्दों ने जियांग के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। एक छोटे से कमरे में यह प्रस्ताव किसी ज्वालामुखी से कम नहीं था। जियांग बिना पीछे मुड़े घर पर पानी उबल रहा है का बहाना बनाकर दरवाजे की ओर भागता है। उसकी तेजी और धड़कनों की रफ्तार बता रही थी कि उसने आज सिर्फ बल्ब ही नहीं बदला बल्कि एक बड़े संकट को भी पीछे छोड़ दिया है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी सुनसान सड़क पर जियांग ताओ के भारी कदमों की चर्र की आवाज गूंज रही है। गिरते हुए फाहे उसकी पलकों पर जम रहे हैं और हर कदम के साथ उसके जूते बर्फ में गहरे धंसते जा रहे हैं। घर के भीतर की मध्यम रोशनी में जियांग ताओ अपने जमे हुए हाथों को आपस में रगड़ता है। केतली से गिरते उबलते पानी की भाप उसके थके हुए चेहरे को ढक लेती है, जिससे उसकी आंखों की लालिमा थोड़ी कम होती है। गर्म पानी के टब में पैर डालते ही जियांग ताओ के मुंह से एक लंबी आह निकलती है। पानी की लहरें उसके पैरों की थकान को सोख रही हैं, जबकि खिड़की के बाहर सर्द हवाएं कांच से टकराकर साय साय कर रही हैं। बिस्तर की गर्माहट में सिमटकर वो अपने फोन की नीली रोशनी में खो जाता है। उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलती हैं, एक नई कहानी की तलाश में जो उसे इस अकेली रात के सन्नाटे से दूर ले जा सके। एक गुमनाम लेखक की कहानी को वोट देते समय उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान तैर जाती है। वो जानता है कि उसका यह छोटा सा सहारा किसी उभरते कलाकार के सपनों को टूटने से बचा सकता है। रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां 12 पर आकर रुकती हैं। जियांग ताओ का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है जब वह अपनी गुप्त इंटेलिजेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। स्क्रीन की चमक उसकी आंखों में परावर्तित होती है। स्क्रीन पर उभरते शब्द किसी ठंडे झोंके की तरह उसके वजूद को हिला देते हैं। हे फांग, भाभी, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगते हैं।
जियांग ताओ का हाथ कांपने लगता है और फोन बिस्तर पर गिर जाता है। वह भाभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करता है जो हमेशा उसे अपनों की तरह खिलाती थी। क्या उस हंसी के पीछे मौत दस्तक दे रही है? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है। जियांग ताओ मुट्ठियां भींचकर खुद से वादा करता है, कल सुबह होते ही भाई को सचेत करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस दलदल में गिरने नहीं दूंगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है। वह छत को ताकते हुए वैक्सीन और इलाज के खर्चों का गणित लगा रहा है। अपनों को खोने का डर उसे भीतर तक झकझोर रहा है। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गई हैं। अगली सुबह 7 बजे का अलार्म किसी युद्ध की घोषणा की तरह बजता है। जियांग ताओ भारी मन से उठता है। आज सुबह की चाय में वो स्वाद नहीं है, बस एक जिम्मेदारी का बोझ है जो उसे जल्दी घर से बाहर धकेलता है। रसोई में इंस्टेंट नूडल्स के उबलते पानी को देखते हुए वह ख्यालों में खोया है। 2 अंडे फोड़कर वह खुद को ऊर्जा देने की कोशिश करता है, क्योंकि आज उसे एक ऐसी जंग लड़नी है जिसमें शब्द ही उसके हथियार हैं। गांव के मोड़ पर गाड़ियों के काफिले के बीच उसे वांग लियानमिंग की ऊंची कदकाठी दिखाई देती है। ठंडी सुबह की धुंध में भाई का बेफिक्र अंदाज देखकर जियांग ताओ का गला रुंध जाता है। ओए श्याओ जियांग, दबे पांव क्या किसी शिकार की तलाश में है? वांग की गरजती आवाज और उसका दोस्ताना ठहाका सन्नाटे को चीर देता है, पर जियांग की मुस्कान फीकी है। दोनों ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। जियांग ताओ बात को घुमाते हुए पैसों और नए साल की तैयारी का जिक्र करता है, ताकि असली मुद्दे पर आने से पहले माहौल थोड़ा सहज हो सके। पैसे कम पड़े तो झिझकना मत, तेरा भाई अभी जिंदा है। वांग का जियांग के कंधे पर भारी हाथ रखना एक अटूट भरोसे की गवाही देता है। जियांग की आंखों में नमी तैर जाती है। जियांग ताओ गहरी सांस लेकर झूठ का एक जाल बुनता है। भाई, मेरी पत्नी के दोस्तों को कैंसर निकला है। डर लगता है। उसके स्वर में एक बनावटी लेकिन असरदार कंपन है जो वांग को सोचने पर मजबूर कर देता है। वांग लियानमिंग के चेहरे की हंसी धीरे धीरे गायब हो जाती है। जियांग की बातों की गंभीरता उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है। वह पहली बार अस्पताल के नाम से नहीं बल्कि बीमारी के नाम से सहम जाता है। ठीक है, मैं आज ही भाभी से बात करूंगा। वांग की धीमी आवाज में एक अनजाना डर छिपा है। जियांग उसे दूर जाते हुए देखता है। उसे सुकून है कि उसने खतरे का बीज बो दिया है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जियांग ताओ का ट्रक डीजल की प्यास में हांफने लगता है। पेट्रोल पंप की पीली रोशनी में वह अपनी कमाई के नोटों को गिनता है जो तेल की टंकी में समाने के लिए बेताब हैं। अचानक एक लाल फेरारी की दहाड़ पूरे पेट्रोल पंप को थर्रा देती है। जियांग अपनी छोटी पत्नी यानी अपने पुराने ट्रक को देखता है और फिर उस चमचमाती कार को। अमीरी और गरीबी का फासला उसे एक पल के लिए उदास कर देता है। किराए के कमरे में लौटकर वह पांग डोंगडों के स्टोर से खरीदे हुए हाथ से बने जमे हुए मोमोज डम्पलिंग्स निकालता है। खौलते पानी में नमक गिरते ही एक घरेलू खुशबू कमरे में फैल जाती है। टेबल पर रखे गर्मागर्म मोमोज से भाप उठ रही है। तभी फोन की स्क्रीन जगमगा उठती है। उसकी बड़ी पत्नी जूली का चेहरा वीडियो कॉल पर चमकता है, जिससे घर की याद ताजा हो जाती है। आज खाने में क्या है? जूली के इस सादे सवाल पर जियांग के चेहरे की सारी थकान मिट जाती है। उसकी हंसी जियांग के दिल के खालीपन को भर देती है। आज भाभी को खा रहा हूं। मेरा मतलब है मोमोज। जियांग की जुबान फिसलती है और दोनों तरफ ठहाकों की गूंज सुनाई देती है। यह हंसी उस गहरे राज और तनाव के बीच एक मरहम की तरह है। जूली का खिलखिलाता चेहरा देखकर जियांग सोचता है कि ये मासूमियत कितनी अनमोल है। वह उसे कैंसर वाली बात फिर से याद दिलाता है। उसका लहजा अब एक रक्षक की तरह दृढ़ है। कॉल कटने के बाद कमरा फिर से शांत हो जाता है। जियांग ताओ आखिरी मोमोज खाते हुए खिड़की के बाहर देखता है, जहां बर्फ गिरना बंद हो चुका है, पर आने वाले कल की चुनौतियां अभी बाकी हैं। एक पुरानी मेज पर रखे बाजरे के कद्दू के दलिया से भाप उठ रही है, जिसकी पीली रोशनी वांग लियानमिंग के थके हुए चेहरे पर पड़ रही है। वह अपनी पत्नी ही फेंग के सामने बैठा है और सुबह जियांग ताओ के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र एक अनकही घबराहट के साथ करता है। वांग लियानमिंग का गला सूख जाता है जब वह बताता है कि कैसे जियांग ताओ के 3 सहपाठियों को अचानक सर्वाइकल कैंसर होने का पता चला।
उसके शब्दों में छिपे डर को महसूस कर ही फेंग के हाथ रुक जाते हैं और उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ तैरने लगता है। रसोई की मध्यम रोशनी में ही फेंग जियान ताओ की तारीफ करती है कि वह कितना आज्ञाकारी और अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाला है। वांग लियानमिन चुपचाप उसकी बातों को सुनता है, जबकि उसके दिमाग में जियान ताओ की चेतावनी किसी खतरे की घंटी की तरह गूंज रही है। कल तुम अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करवाओगी, वांग का स्वर भारी और दृढ़ है। ही फेंग झिझकती है। 1500 युआन की भारी रकम का ख्याल उसे अंदर तक कचोटता है, क्योंकि यह उनके पूरे महीने के खाने का बजट है। वांग अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और दार्शनिक लहजे में कहता है कि एक कार को भी लंबे सफर के बाद सर्विसिंग की जरूरत होती है, तो फिर इंसान को क्यों नहीं। उसकी आंखों में ही फेंग को खोने का वह काल्पनिक डर साफ झलक रहा है। अंत में ही फेंग मुस्कुराते हुए मान जाती है, लेकिन उसका दिल अब भी पैसों के लिए रो रहा है। वांग राहत की सांस लेता है, जैसे उसके सिर पर लटकी मौत की तलवार, डेमोकल्स की तलवार, थोड़ी देर के लिए हट गई हो। दृश्य बदलता है और हम जियांग ताओ के घर पहुंचते हैं, जहां वह अपनी पत्नी जूली के साथ 1 घंटे लंबी वीडियो कॉल खत्म करता है। कमरे का सन्नाटा जियांग के बर्तनों के टकराने की आवाज से भर जाता है, जो उसकी मध्यमवर्गीय जिंदगी की सादगी को दर्शाता है। आधी रात का वक्त है, बाहर अंधेरा गहरा चुका है और जियांग ताओ अपने बिस्तर पर लेटा ऑडियो बुक सुन रहा है। अचानक उसके दिमाग की स्क्रीन पर एक नई इंटेलिजेंस चमकती है, एक ऐसी खबर जो उसकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। स्क्रीन पर अक्षर उभरते हैं, तुम अमीर वारिस वांगफी से मिले। तुम्हारा चेहरा उस कोरियाई शख्स से 80% मिलता है जिसने उसकी प्रेमिका के साथ उसे धोखा दिया। जियांग ताओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इंटेलिजेंस आगे बताती है कि अगर वांगफी उसे मुक्का मारता है तो मुआवजे के तौर पर उसे 80,000 युआन मिल सकते हैं। जियांग का दिल धड़कने लगता है, यह रकम उसके परिवार के सारे कर्ज एक झटके में उतार सकती है। समय तेजी से भाग रहा है, उसके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, इससे पहले कि वांगफी शानियो कॉकटेल बार छोड़ दे। जियांग ताओ बिस्तर से कूदता है, उसके हाथों में कपकपी है, लेकिन दिमाग में 80,000 युआन की चमक नाच रही है। वह जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है, पुराने जूतों के फीते बांधते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प है। एक मुक्का ही तो है, वह खुद को दिलासा देता है, जिंदगी ने वैसे भी मुझे कम जख्म थोड़े ही दिए हैं। गांव के बाहर एक सफेद इलेक्ट्रिक कार EU 400 रुकी हुई है। जियांग ताओ उसमें बैठता है, बाहर की भागती हुई रोशनियां उसके चेहरे पर साए बना रही हैं, मानो वह किसी युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा हो। शानियो कॉकटेल बार के बाहर वह खड़ा होता है, जहां नियॉन लाइटों की चमक और ऊंचे संगीत की धमक उसे डरा रही है। एक साधारण मजदूर के लिए यह ऐश्वर्य और दिखावे की दुनिया बिल्कुल पराई है। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और महंगी शराब की महक उसका स्वागत करती है। जियांग अपनी फटी पुरानी हालत को छुपाने की कोशिश करता है, जबकि बार के फैशनेबल लोग उसे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी समझकर देख रहे हैं। एक वेटर मुस्कुराते हुए पास आता है, लेकिन जियांग उसे झिड़क देता है। उसकी नजरें बार के उत्तर पूर्वी कोने में टिक जाती हैं, जहां सफेद शर्ट पहने एक युवक वांगफी गमगीन होकर अपना गिलास थामे बैठा है। सावधानी बरतते हुए जियांग ताओ एक महंगा कॉकटेल ऑर्डर करता है ताकि वह वहां संदिग्ध न लगे। वह अपनी जेब में पड़े मुट्ठी भर पैसों को देखता है और सोचता है कि यह निवेश उसे बड़ा मुनाफा दिलाएगा। वांगफी के टेबल पर उसके दोस्त उसे दिलासा दे रहे हैं, लेकिन वांग की आंखों में सिर्फ गुस्सा और बेबसी है। वह बार बार अपनी प्रेमिका ली हुई और उस कोरियाई लड़के को गालियां दे रहा है जिसने उसका भरोसा तोड़ा। महीने के 80,000 देता था उसे मैं, वांगफी चिल्लाता है, उसका गला शराब से भरा हुआ है। उसके दोस्त उसे बिच और धोखेबाज कहकर और भड़का रहे हैं, जिससे माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। वांगफी अचानक अपनी सीट से उठता है और लड़खड़ाते कदमों से टॉयलेट की ओर बढ़ता है। जियांग ताओ को लगता है कि यही वह आखिरी मौका है, उसकी घड़ी में अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। जियांग ताओ अपनी कॉकटेल वहीं छोड़कर वांगफी के पीछे हो लेता है। टॉयलेट के गलियारे की पीली रोशनी में दोनों के साए लंबे और डरावने नजर आ रहे हैं। टॉयलेट के अंदर सन्नाटा है, सिर्फ पानी की बूंदों के गिरने की आवाज आ रही है।
जियांग ताओ वांग फी के ठीक बगल वाले यूरिनल पर खड़ा हो जाता है। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा है। जियांग ताओ जानबूझकर खांसता है, पर वांग फी अपनी ही धुंधली दुनिया में खोया हुआ है। जियांग को याद आता है कि वह कोरियाई लड़का ही उसका दुश्मन है और वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह अपने गले को साफ करता है और टूटी फूटी कोरियन भाषा में चिल्लाता है, ऐश गियोगो। ये शब्द टॉयलेट की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा करते हैं। जैसे ही ये शब्द वांग फी के कानों में पड़ते हैं, वह बिजली की गति से जियांग की तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ती है जैसे किसी ने जलते हुए घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वांग फी की आंखों में खून उतर आया है। शराब के नशे में उसे जियांग ताओ का चेहरा बिल्कुल उसी इंसान जैसा लगता है जिससे वह नफरत करता है। वह भूल जाता है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। दोनों के बीच की दूरी महज कुछ सेंटीमीटर रह जाती है। जियांग ताओ अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, 80,000 युआन के उस आने वाले मुक्के का इंतजार करते हुए जो उसकी किस्मत बदलने वाला है। पब के धुंधले गलियारे में पीली लाइटें टिमटिमा रही हैं और वांग फेई की आंखों में शराब का नशा नहीं बल्कि एक गहराता हुआ भ्रम तैर रहा है। सामने खड़े अजनबी के चेहरे की बनावट ने वांग फेई के दिल में दबी एक पुरानी नफरत की आग को अचानक हवा दे दी है। वांग फेई अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसे लगता है कि सालों पहले उसे धोखा देने वाला वो शख्स आज साक्षात उसके सामने खड़ा है। हवा में ठंडी नमी है और वांग फेई उस शख्स के चेहरे की बारीकियों को गौर से परखने के लिए अपनी पलकें सिकोड़ता है। अचानक होश आता है कि यह वो नहीं है। जियांग ताओ के सिर पर घने काले बाल हैं, जबकि उस पुराने दुश्मन का सिर चांद की तरह सफेद और गंजा था। कद का अंतर भी साफ दिखने लगता है। 6 फीट के करीब लंबा यह युवक उस पुराने नाटे आदमी से कहीं ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है। अपनी पेंट की बेल्ट ठीक करते हुए जियांग ताओ 2 कदम पीछे हटता है। उसकी आंखों में वांग फेई की घूरती निगाहों को लेकर एक अजीब सी बेचैनी है। ओह भाई, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। जियांग ताओ की आवाज में हल्की घबराहट और सवाल है। वांग फेई धीरे से अपनी नजरें झुकाता है और अपनी पेंट दुरुस्त करते हुए बुदबुदाता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। बस तुम किसी की याद दिलाते हो। सन्नाटे में वांग फेई की नजरें फिर से जियांग ताओ के चेहरे पर टिक जाती हैं और उसे महसूस होता है कि यह चेहरा वाकई मुक्का खाने के काबिल है। जियांग ताओ के चेहरे पर वह आवारापन और बेपरवाह मुस्कान है जो किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी है, ठीक वैसी ही जैसी उस कोरियाई कलाकार की थी। वांग फेई के मन में अपनी पूर्व प्रेमिका की बेवफाई का जख्म फिर से हरा हो जाता है, जो एक ऐसे ही कला प्रेमी के पीछे उसे छोड़ गई थी। जियांग ताओ अपनी नाराजगी का नाटक करते हुए तेवर दिखाता है, सुनो यार, मुझे किसी जैसा मत कहो, मैं अपनी एक अलग पहचान रखता हूँ। वांग फेई उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उसकी लहजे को पकड़ते हुए पूछता है, तुम स्थानीय लग रहे हो, फिर अचानक कोरियाई भाषा में क्यों बात की? बस ऐसे ही, मजे के लिए। अब चलता हूँ, अलविदा। जियांग ताओ अपना पैर आगे बढ़ाता है। उसके पीछे मुड़ने की कोशिश में एक रहस्यमय फुर्ती है। रुको 1 मिनट। वांग फेई की तेज आवाज गलियारे की दीवारों से टकराती है और जियांग ताओ के कदमों को थाम लेती है। जियांग ताओ मन ही मन मुस्कुराता है। उसका दिल धड़क रहा है। यही वो पल है जिसका उसकी सिस्टम ने इशारा किया था। क्या बात है? जियांग ताओ धीरे से मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता है, जबकि अंदर ही अंदर वह वांग फेई के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। वांग फेई की आंखों में एक अजीब सा पागलपन उतर आता है और वह बेहद संजीदगी से कहता है, क्या तुम मुझे खुद पर एक मुक्का मारने दोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? जियांग ताओ गुस्से में फुफकारता है और तेजी से जाने के लिए मुड़ता है, जैसे उसे इस प्रस्ताव से सख्त नफरत हो। वांग फेई उसके पीछे चिल्लाता है, एक मुक्का और मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा। लेकिन जियांग ताओ बिना पीछे मुड़े चलता रहता है। जियांग ताओ के मन में लालच और गणित का खेल चल रहा है। सिस्टम ने 80,000 कहे थे और यह आदमी सिर्फ 10,000 पर सौदेबाजी कर रहा है। वांग फेई के भीतर का गुबार फटने को तैयार है। वह कोरिया जाकर उस असली धोखेबाज को तो नहीं मार सकता, पर इस चेहरे को मारकर वह खुद को सुकून देना चाहता है। वह जानता है कि यह बेवकूफी है, पर कभी कभी इंसान को अपने भीतर की अशांति शांत करने के लिए एक झूठे बहाने की जरूरत होती है।
वांग फेई अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य के व्यापारिक करियर के बारे में सोचता है, जहां एक छोटी सी गलती उसकी छवि खराब कर सकती है। वह दौड़कर जियांग ताओ का रास्ता रोकता है और हांफते हुए फिर से वही सवाल दोहराता है, भाई अपनी कीमत बताओ, पर मुझे एक मुक्का मारने दो। नहीं दोस्त, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा दिखता हूं कि तुम पैसे देकर मुझे मारना चाहते हो? जियांग ताओ अपनी कीमत बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। 20,000। वांग फेई सीधे मुद्दे पर आता है। उसके पास अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाने का न तो वक्त है और न ही हिम्मत। वांग फेई को यकीन है कि जियांग ताओ के साधारण कपड़ों के पीछे एक खाली जेब है और पैसा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। जियांग ताओ पलटकर ताना मारता है, मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, क्या तुम मुझे खुद को एक मुक्का मारने दोगे? 40,000। वांग फेई की बोली बढ़ती जा रही है, उसकी सांसें तेज हो गई हैं और धैर्य जवाब दे रहा है। तुम पूरी तरह सनकी हो। जियांग ताओ फिर से जाने का नाटक करता है, यह जानते हुए कि अब आखिरी दाव आने वाला है। 80,000। यह मेरी आखिरी पेशकश है। सोच लो, वांग फेई का स्वर अब अंतिम फैसले जैसा भारी और गंभीर है। जियांग ताओ के कदम ठिठक जाते हैं, उसे समझ आ जाता है कि यह इस पागलपन की अधिकतम सीमा है और लालच की भी एक हद होती है। क्या तुम वाकई गंभीर हो? जियांग ताओ मुड़कर सीधे वांग फेई की आंखों में देखता है, जहां अब केवल दृढ़ संकल्प बचा है। हाँ, अगर यकीन नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे खाते में पैसे भेज सकता हूँ, वांग फेई अपना फोन निकालते हुए शांत स्वर में कहता है। 80,000 युआन वांग फेई के लिए महज कुछ दिनों का जेब खर्च है, लेकिन अपनी मानसिक शांति खरीदने के लिए यह उसे बहुत सस्ता सौदा लग रहा है। ठीक है, लेकिन चेहरे पर मत मारना, मेरा गुजारा इसी चेहरे से चलता है। जियांग ताओ बिना किसी झिझक के राजी हो जाता है, जैसे पिछला इनकार कभी हुआ ही न हो। वांग फेई को उसकी बात पर हंसी आ जाती है और उसे महसूस होता है कि यह आदमी जितना अजीब है उतना ही दिलचस्प भी। वांग फेई नहीं चाहता कि वह किसी निर्दोष का चेहरा बिगाड़े, उसे तो बस अपने अंदर की उस घुटन को एक झटके में बाहर निकालना है। पहले पैसे ट्रांसफर करो। जियांग ताओ अपना क्यूआर कोड आगे बढ़ाता है और पल भर में 80,000 युआन उसके खाते में चमकने लगते हैं। अब मैं प्रहार कर सकता हूँ, वांग फेई अपनी आस्तीनें चढ़ाता है और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को कसकर तैयार करता है। शुरू करो, बस याद रहे, चेहरा बचाकर। जियांग ताओ अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाता है, जैसे वह किसी दीवार की तरह अड़िग हो। वांग फेई पूरी ताकत के साथ एक चीख निकालता है और अपना मुक्का जियांग ताओ की छाती के बाईं ओर दे मारता है। मुक्का लगने के बाद जियांग ताओ टस से मस नहीं होता, जबकि वांग फेई खुद अपना हाथ पकड़कर दर्द से कराह उठता है, जैसे उसने किसी पत्थर की चट्टान पर वार किया।